हेलो एवरीवन। हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम डिटेल वन शॉट ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक की बात करेंगे। साथ में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज भी पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। द डी ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल कंटेन द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 to 12। तो जितने भी सारे एलिमेंट्स आते हैं ग्रुप 3 से 12 के बीच में, उन्हें हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। इनमें क्या होता है, जो डी ऑर्बिटल है वो प्रोग्रेसिवली फिल्ड होता है इन एलिमेंट्स में इन ईच ऑफ द 4 लॉन्ग पीरियड। तो इसमें 4 लॉन्ग पीरियड होते हैं। तो इसकी 4 सीरीज होती है। एक में 3D फील्ड होता है, एक में 4D, एक में 5D और एक में 6D। तो इसी के बेसिस पे इनके नेम होते हैं 3D, 4D, 5D एंड 6D। और ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इन्हें हम ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं। अगर बात करें हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, द एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द एफ ब्लॉक आर दोज इन विच 4f एंड 5f ऑर्बिटल आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन द 2 लॉन्ग पीरियड। तो इसमें ना 2 सीरीज होते हैं, 2 लॉन्ग पीरियड होते हैं। उसमें क्या होता है, f ऑर्बिटल फिल होता है। अगर 4f ऑर्बिटल फिल होता है ना तो इसे हम लेंथेनॉइड सीरीज कहते हैं, और अगर 5f ऑर्बिटल फिल होता है तो उसे एक्टिनॉइड सीरीज कहते हैं। These elements are former member of group 3 from which they have taken out to form a separate f block of periodic table। तो एक्चुअली में ना ये जो होते हैं ना एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, ये मेंबर होते हैं ग्रुप 3 के। तो ग्रुप 3 से ना हम इसे सेपरेट कर देते हैं, इन दोनों सीरीज को 4f एंड 5f की सीरीज को हम सेपरेट करके सेपरेट हमने एफ ब्लॉक के ग्रुप बना लिए। ठीक है, नेक्स्ट इन्हें ना हम इनर ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इन्हें हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स भी कहते हैं। पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है दे लाई बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। एस और पी ब्लॉक के बीच में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। These elements involve filling of the d orbital of the penultimate energy level in their atom। हर एक एटम का याद रखना एक आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल या आउटर मोस्ट शेल होता है। उस शेल से पहले वाला जो शेल आता है उसे हम पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल कहते हैं। तो इसमें ना फिलिंग होता है डी ऑर्बिटल ऑफ द पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल इन देयर एटम। मतलब सपोज हमारे पास एलिमेंट है, उसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो 4 है, तो जो डी ऑर्बिटल की फीलिंग होती है वो 3D की फीलिंग होती है। ठीक है, तो पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल वाला डी ऑर्बिटल की फीलिंग होती है। और इसमें ना 4 रो ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो सकते हैं, इसकी 4 सीरीज होती है जिसमें इन्वॉल्व होता है फिलिंग ऑफ 3D, 4D, 5D, 6D ऑर्बिटल। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमने सीरीज का नाम दिया है 3D, 4D, 5D एंड 6D सीरीज। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो ये होता है n-1 d 1 to 10। तो d में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ns 1 to 2, s में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब ये n-1 d क्या रिप्रेजेंट करता है, इनर डी ऑर्बिटल। इनर डी ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करता है, और ns रिप्रेजेंट करता है आउटर मोस्ट s ऑर्बिटल। सपोज आउटर मोस्ट s ऑर्बिटल क्या है, 4 है, तो इनर डी ऑर्बिटल की फीलिंग होती है, मतलब 3D की फीलिंग होती है, तो 4-1 3D की फीलिंग होती है। तो ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांजिशन सीरीज की। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है इसे हम 3D सीरीज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व होता है फिलिंग ऑफ 3D ऑर्बिटल। ये स्टार्ट होता है स्कैंडियम से, Z इज इक्वल टू 21, एटॉमिक नंबर 21 होता है, एंड इट विल गोज अप टू जिंक जिसका Z इज इक्वल टू 30, एटॉमिक नंबर 30 होता है। टोटल इस सीरीज में ना 10 एलिमेंट्स होते हैं, और ये 4th पीरियड में प्रेजेंट होता है। तो ये जो सीरीज है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी सीरीज से आते हैं, तो आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद रखना है। तो Sc होता है 3D1 4s2, आर्गॉन 3D1 4s2, Ti टाइटेनियम होता है 3D2 4s2, वेनेडियम होता है 3D3 4s2। अब क्रोमियम एक्सेप्शन आता है क्योंकि ये 3D5 4s1 हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो 3D5 है ये हाफ फिल्ड होता है और हाफ फिल्ड स्टेबल होता है। Mn होता है मैग्नीज, ये होता है 3D5 4s2, आयरन 3D6 4s2, कोबाल्ट 3D7 4s2, निकल 3D8 4s2। अगर हम कॉपर की बात करें, ये भी एक एक्सेप्शन है, ये 3D10 4s1 होता है। अब 3D10 जो होता है वो क्या होता है, फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल, वो भी स्टेबल होता है, तो दैट्स वाई इसकी ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। और जिंक का होता है 3D10 4s2। सेकेंड ट्रांजिशन जो सीरीज होती है इसे हम 4D सीरीज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व होता है फिलिंग ऑफ 4D ऑर्बिटल। 5th पीरियड में होता है, और टोटल इसमें 10 एलिमेंट्स होते हैं। शुरू होता है ये यूट्रियम से, Z इज इक्वल टू 39, एंड इट विल गोज अप टू कैडमियम वेयर Z इज इक्वल टू 48। नेक्स्ट है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज,
इसमें इन्वॉल्व होता है फिलिंग ऑफ 5d ऑर्बिटल, तो इसे 5d सीरीज भी कहते हैं। 6 पीरियड में होता है और इसमें 10 एलिमेंट्स होते हैं। अब इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट लेंथनम होता है, लेंथनम का Z इज इक्वल टू 57, एटॉमिक नंबर 57 होता है। और उसके बाद 9 एलिमेंट्स आते हैं हैफनियम से, हैफनियम होता है 72 टिल मर्क्यूरी Z इज इक्वल टू 80। अगर आप इसमें देखो ना, लेंथनम और हैफनियम में ये 57 था, 72 था, इसमें 58 से 71 एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते क्योंकि उसमें ना 4f ऑर्बिटल की फिलिंग होती है। और इन 14 एलिमेंट्स को ना हम सेपरेटली 4f ऑर्बिटल वाले लेंथेनॉइड सीरीज में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है 4 ट्रांजिशन सीरीज, इसे हम 6d सीरीज भी कहते हैं क्योंकि इसमें फिलिंग होता है 6d ऑर्बिटल का। 7th पीरियड में होता है और टोटल 10 एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट होता है एक्टीनियम, Z इज इक्वल टू 89। नेक्स्ट होता है 9 एलिमेंट्स फ्रॉम रदरफोर्डियम RF, Z इज इक्वल टू 104 टू CN होता है कॉपरनिकियम, Z इज इक्वल टू 112। अगर आप देखो AC और RF के बीच में 14 एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते, उन्हें हम सेपरेटली F ब्लॉक में स्टडी करते हैं एक्टिनॉइड सीरीज में। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें ऑफ आउटर ऑर्बिटल ऑफ जिंक, कैडमियम, मर्करी एंड कॉपरनीशियम, इसे रिप्रेजेंट करते हैं बाय जनरल फॉर्मूला n-1d10ns2। जो d ऑर्बिटल होता है ना इन एलिमेंट्स में वो कंप्लीटली फिल होता है, तो n-1d10 होता है, चाहे वो ग्राउंड स्टेट हो एज वेल एज इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल होता है। सो दे आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इन एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करते। ट्रांजिशन एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनका d ऑर्बिटल ना इनकम्प्लीटली फिल होना चाहिए और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज मैच करती है, जैसे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है, वो कलर्ड आयंस बनाते हैं, वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, वो हार्ड होते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के इनकम्प्लीटली फिल d ऑर्बिटल होता है, वेरएज इन एलिमेंट्स का क्या है, जो d ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल होता है ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इनकी प्रॉपर्टी ना ट्रांजिशन एलिमेंट से डिफरेंट होती है। एग्जाम्पल की बात करेंगे जिंक की, आर्गॉन 3d10 4s2, तो d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल है। अगर इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए Zn2+, तो ये आर्गॉन 3d10 होता है, इसमें भी d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल होता है। नेक्स्ट हमारा PYQ क्वेश्चन है, व्हाई इज कॉपर कंसीडर एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट इवन दो इट हैज कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल। अगर कॉपर की बात की जाए, ये होता है 3d10 4s1, इसका कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल होता है, बट जो कॉपर है उसकी एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर 2+ होता है, उसमें ये बन जाता है 3d9। वन ऑफ इट्स कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में इसके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल होता है। सो दैट्स वाई हम कॉपर को कंसीडर करते हैं एज ट्रांजिशन एलिमेंट। जो d ऑर्बिटल होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट के, दे प्रोजेक्ट टू द पेरिफेरी ऑफ एन एटम मोर देन अदर ऑर्बिटल s and p। तो s and p ऑर्बिटल ना न्यूक्लियस से क्लोजर होते हैं, तो न्यूक्लियस से उनकी अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, वेरस जो d ऑर्बिटल है न्यूक्लियस से काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं। तो पेरिफेरी ऑफ एन एटम, एटम के आउटर मोस्ट जगह पे d ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, तो इनकी न्यूक्लियस से कम अट्रैक्शन होती है। एज ए रिजल्ट ये मोर इन्फ्लुएंस होते हैं बाय सराउंडिंग, एज वेल एज ये अफेक्ट करते हैं एटम और मॉलिक्यूल जो उन्हें सराउंड करते हैं। हमने पढ़ा था ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिनमें पार्शली फिल्ड d ऑर्बिटल होता है और इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है, जैसे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कैटालिटिक एंड पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। इनके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सबसे पहले है मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो मेटालिक नेचर के होते हैं। उनकी एग्जिबिट होती है टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टीज, जैसे लस्टर होता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, वो वायर्स में ड्रॉन होते हैं, आप उनकी थिन शीट बना सकते हो। हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो वो हीट कंडक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। एक्सेप्शन है जिंक, कैडमियम, मर्करी का, इनका जो d ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल होता है। एंड Mn, मैग्नीज जो होता है ये स्टेबल होता है 3d 5 and 4s2। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, इनमें ना स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होता है। मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, याद रखना, इनके जो एटम्स होते हैं ना ट्रांजिशन मेटल्स के, वो ना एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में रहते हैं जिसे हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। उसमें क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और केटाइन की फॉर्म में रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स ना बीच में ना रिवॉल्व करते हैं, डीलोकलाइज रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में ना अट्रैक्शन रहती है, तो इसी बॉन्ड को हम ना मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। तो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो उतना स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। सो एज ए रिजल्ट ट्रांजिशन मेटल्स ना हार्ड होते हैं,
पोजेस हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी हाई होती है, एंड हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मतलब कि अगर आपके पास कोई भी सॉलिड है, अगर आप उसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हो, आप उसके 1 मोल ऑफ एटम्स को सेपरेट कर रहे हो और गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हो, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसे इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहते हैं। तो अगर स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होगा ना तो एटम्स को सेपरेट करना डिफिकल्ट होगा, तो हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है। अब जो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, एग्जिबिट द मैक्सिमम एट द मिडल ऑफ ईच सीरीज। तो मिडल ऑफ द सीरीज में इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मैक्सिमम होता है, क्योंकि मिडल ऑफ द सीरीज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं, तो मेटेलिक बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है मिडल ऑफ द सीरीज में। अगर हम इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के ग्राफ को देखें, यहाँ पे ग्राफ है, सेकेंड एंड थर्ड सीरीज हैव ग्रेटर इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देन द फर्स्ट सीरीज। फर्स्ट सीरीज होता है 3D, 4D एंड 5D, सेकेंड एंड थर्ड सीरीज होते हैं। तो 4D और 5D का 3D से ज्यादा क्या है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, क्योंकि इनमें क्या होता है, मोर फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्ड इन कंपाउंड्स ऑफ हैवी ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब याद रखना, जो 4D और 5D सीरीज होती है ना, इनका ना पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं वो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल नहीं करते, और न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग होता है, और न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग होने से ना मेटेलिक बॉन्ड भी याद रखना स्ट्रॉन्ग होता है। सो एज ए रिजल्ट ना 4D और 5D का ना स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्ड होता है। एज ए रिजल्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी सेकंड और थर्ड सीरीज का फर्स्ट सीरीज से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम कुछ PYQ क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे पहला, गिव रीजन जिंक हैज़ लोएस्ट इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अगर जिंक को देखोगे ना तो उसका लोएस्ट इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इसलिए होता है ड्यू टू फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल। उसका डी ऑर्बिटल क्या होता है, फुली फिल्ड होता है, D10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। सो जिंक हैज ए वीक मेटेलिक बॉन्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से इसका मेटेलिक बॉन्ड वीक होता है। सो एज ए रिजल्ट इट हैज लोएस्ट इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। सेकंड PYQ क्वेश्चन है, व्हाई डू मेटल ऑफ द सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हैव ग्रेटर इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो सेकंड एंड थर्ड सीरीज का ग्रेटर इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इसलिए होता है क्योंकि पुअर शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4D एंड 5D सीरीज, 4D और 5D में पुअर शील्डिंग होता है। सो एज ए रिजल्ट न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग होता है, और न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग होने से मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। तो पुअर शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4D एंड 5D इन कंपैरिजन टू 3D रिजल्ट इन स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्ड। तो इन दोनों में मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने से इनकी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फर्स्ट सीरीज। नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। डी ब्लॉक एलिमेंट का ना हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इनके डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये कोवलेंट एज वेल एज मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। हमें पता है मेटेलिक बॉन्ड कब बनते हैं, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनता है। सो दैट्स वाई मिडल ऑफ द सीरीज में अगर आप जाओगे ना तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं, तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। वेराज अगर आप मिडल से आगे जाओगे ना तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होना शुरू हो जाती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। अगर हम सीरीज देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सीरीज में क्रोमियम का मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट है, सेकंड सीरीज में मॉलिब्डेनम का, और थर्ड सीरीज में टंगस्टन का हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। ऐसा इसलिए है, हम क्रोमियम की एग्जांपल लेते हैं। ये होता है 3d5 4s1, d ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, s ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना डीलोकलाइज मूव करते हैं, और इसमें ना मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। वेयरएज अगर हम मैग्नीज और टीसी की बात करें, टीसी होता है टेक्नीशियम, इनमें एबनॉर्मली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब इन दोनों में क्या होता है, अगर हम मैग्नीज की एग्जांपल लें, ये 3d5 4s2 ना 2 होता है, मतलब स्टेबल होता है, 3d5 होता है, ये हाफ फिल्ड होता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, इसके इलेक्ट्रॉन्स ना लेस लोकलाइज होते हैं, वो कम मूव कर सकते हैं। कम मूव करने की वजह से जो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो क्या होते हैं, लेस मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। सो एज ए रिजल्ट इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, कम होता है। तो आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो मिडल में हाईएस्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, और आगे अगर आप जाओगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। क्वेश्चन की बात करेंगे PYQ क्वेश्चन की, व्हाई जिंक कैडमियम मर्करी आर सॉफ्ट मेटल। इन तीनों की अगर बात करें, इनका डी ऑर्बिटल क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है, और इलेक्ट्रॉन सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इसमें पेयर्ड होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड है तो मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है, और वीक मेटेलिक बॉन्ड होने की वजह से ये तीनों जो भी मेटल है ये सॉफ्ट मेटल होते हैं। नेक्स्ट हम एटॉमिक और आयनिक रेडिया की बात करेंगे। हमारे पास 3 सीरीज है, ये 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है, और ऊपर वाला 5D सीरीज है।
अमंग एलिमेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज, आप कोई भी पर्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज देखो, हम 3D सीरीज देखेंगे। एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, सबसे पहले एटॉमिक रेडियाई ना डिक्रीज हो रहा है टिल द मिडल तक डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद वो कांस्टेंट रह रहा है और एट द एंड एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट सीरीज की बात करेंगे जो 3D सीरीज है, रेडियाई डिक्रीज फ्रॉम Sc टू Cr, Sc से Cr तक रेडियाई डिक्रीज हो रहा है और उसके बाद रिमेन कांस्टेंट टिल Cu, तो Cr से Cu तक अगर आप देखोगे रेडियाई क्या है, कांस्टेंट है और इंक्रीज हो रहा है एट द एंड। ऐसा इसलिए हो रहा है, देयर इज डिक्रीज इन एटॉमिक साइज एट द बिगिनिंग बिकॉज ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वो 3D ऑर्बिटल में फिल होते हैं और याद रखना जो 3D ऑर्बिटल है इसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट से ना याद रखना जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल नहीं करते, न्यूक्लियर चार्ज ना इंक्रीज होता है, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से साइज डिक्रीज होता है टिल द मिडल में याद रखना जो न्यूक्लियर चार्ज है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट के इक्वल हो जाता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हो ना तो इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन होती है, इलेक्ट्रॉन्स की जो रिपल्शन होती है उसे स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज स्क्रीनिंग इफेक्ट इक्वल हो जाए तो टिल द मिडल में क्या होता है, साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। एट द एंड क्या होता है, रिपल्शन बिटवीन द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डोमिनेट, तो एंड में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं डी ऑर्बिटल में इंक्रीज हो जाते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, पेयरिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, उन इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन हो जाती है। एज ए रिजल्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है रिपल्शन इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियर चार्ज से ज्यादा हो जाता है, इन द एंड एज ए रिजल्ट क्या होता है, साइज इंक्रीज हो जाता है। अगर हम बात करें एटॉमिक रेडियाई ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, वो ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, क्योंकि हमें पता है नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं तो साइज इंक्रीज होता है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज बिलोंग टू ए पर्टिकुलर ग्रुप, अगर आप एक पर्टिकुलर ग्रुप को देखोगे सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के, तो इनमें क्या होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑलमोस्ट इक्वल एटॉमिक रेडियाई होता है। ऐसा इसलिए होता है, दिस फिनोमिनन इज ड्यू टू इंटरवेंशन ऑफ द 4f ऑर्बिटल विच मस्ट बी फिल्ड बिफोर द 5D सीरीज ऑफ एलिमेंट। तो ये 3D सीरीज था, 4D है 5D, जो 5D की फिलिंग होती है ना तो उससे पहले ना 4f ऑर्बिटल ना फिल हो जाते हैं और 4f ऑर्बिटल की इंटरवेंशन से ना जो साइज है वो डिक्रीज हो जाता है। दिस इज ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन्स इन f सबशेल, f सबशेल में न्यू इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं 4f में, इम्परफेक्ट शील्ड वन इलेक्ट्रॉन बाय अनदर, तो वो एक दूसरे को ना रिपेल कम करते हैं इन f ऑर्बिटल। एज ए रिजल्ट क्या होता है, ग्रेटर इफेक्ट ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है देन स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो इलेक्ट्रॉन की जो रिपल्शन है वो कम होती है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, तो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो एज ए रिजल्ट कॉन्ट्रैक्शन इन साइज होता है और इसे ही लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से याद रखना जो हमारा 4D और 5D सीरीज है इसके जो एलिमेंट्स है एक पर्टिकुलर ग्रुप के, उनका ऑलमोस्ट साइज इक्वल हो जाता है। नेक्स्ट हम PYQ क्वेश्चन की बात करेंगे। जिरकोनियम एंड हैफनियम आर ट्रांजिशन सीरीज मेटल ऑफ ग्रुप 4, दे आर फाउंड टुगेदर इन नेचर एंड आर डिफिकल्ट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, गिव रीजन। अब ये जो जिरकोनियम हैफनियम है ये साथ में पाए जाते हैं, इनको सेपरेट करना डिफिकल्ट है। ऐसा इसलिए होता है, अगर आप देखो जिरकोनियम क्या है 4D में है, हैफनियम 5D में है। 5D से पहले 4f इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, एज ए रिजल्ट लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो जिरकोनियम एंड हैफनियम हैव आइडेंटिकल रेडियाई ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और आइडेंटिकल रेडियाई होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर फाउंड टुगेदर इन नेचर, तो साथ में पाए जाते हैं नेचर में और इन्हें सेपरेट करना डिफिकल्ट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी की। एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज में अगर बात करें, आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रेजुअली इंक्रीज होता है एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आयनाइजेशन एंथैल्पी एक ऐसी एनर्जी है विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एटम, तो अगर आपको एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो उसे आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं, और ये इंक्रीज होता है लेफ्ट से राइट। और ये इंक्रीज इसलिए होता है क्योंकि ना न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है लेफ्ट से राइट अलोंग द सीरीज, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट में ना ग्रेजुअल फिलिंग होता है n-1 d ऑर्बिटल, तो d ऑर्बिटल की फिलिंग होती है इनर d ऑर्बिटल की, उससे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। और जो इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज है वो पार्शली कैंसिल हो जाता है बाय इंक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं d ऑर्बिटल में ही फिल हो रहे हैं, जैसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन भी इंक्रीज होता है, उसे स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है,
तो न्यूक्लियर चार्ज को पार्शियली कैंसिल कर देता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो धीरे धीरे करके न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो इंक्रीज आयनाइजेशन एंथैल्पी है अलोंग द पीरियड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज वेरी स्मॉल। तो स्मॉल स्मॉल करके आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होता है। अगर हम बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 5D सीरीज, वो ग्रेटर होता है देन 3D एंड 4D सीरीज, क्योंकि 5D सीरीज में क्या होता है, 4f इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, उनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से आयनाइजेशन एंथैल्पी 5D सीरीज का ज़्यादा होता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी अब डिपेंड करता है 3 फैक्टर पे। अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगा। सेकंड, रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, अगर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है उसे स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी इससे डिक्रीज होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ईजी होता है। थर्ड है एक्सचेंज एनर्जी। अभी एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है, ये डिपेंड करता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर ऑफ पैरेलल स्पिन इन डीजेनरेट ऑर्बिटल। इसे हम एग्जांपल से लेते हैं, जैसे हमारे पास D5 है, D10 है। अब इसमें ना हमारे पास ना डीजेनरेट ऑर्बिटल है, सबकी एनर्जी इक्वल है और यहाँ पे पैरेलल स्पिन है, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन एक है। अब ये क्या कर सकते हैं, एक दूसरे की ना पोजीशन ले सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर सकता है, ये यहाँ जंप कर सकता है, यहाँ जंप कर सकता है, ये यहाँ जंप कर सकता है। जब वो एक दूसरे की पोजीशन पे जंप करते हैं ना, वो थोड़ा एनर्जी रिलीज करते हैं, उससे एक्सचेंज एनर्जी कहते हैं। और लॉस ऑफ एनर्जी से याद रखना स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे 5 इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में है, वो एक दूसरे की जगह ले सकते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन दूसरी डायरेक्शन में, वो एक दूसरे की जगह ले सकते हैं, पैरेलल और एंटी पैरेलल। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, यहाँ पे ना एक दूसरे की जगह लेने से लॉस ऑफ एनर्जी होता है, उसे एक्सचेंज एनर्जी कहते हैं। तो वो इंक्रीज करता है स्टेबिलिटी। अगर एटम ज़्यादा स्टेबल हो रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज होती है। अगर हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें ऑफ Mn+ इज लोअर देन Cr+, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो Mn+ है वो 3d5 4s1 होता है, Cr+ 3d5। अगर Mn+ में आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो Mn2+ बनता है, 3d5 हाफ फिल्ड होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करके ये स्टेबल होता है। ठीक है, तो ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी कम होती है। वेयर Cr+ 3d5 है, हाफ फिल्ड है, तो इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट है, क्योंकि Cr2+ 3d4 जो अनस्टेबल होता है, तो Cr+ की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, Mn+ की कम होगी। सिमिलरली आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Fe2+ इज लोअर देन Mn2+। अब Mn2+ ऑलरेडी 3d5 है, तो अगर आप इलेक्ट्रॉन लूज करता है, Mn3+ बनाता है तो अनस्टेबल होता है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी ज़्यादा होगी। वेरस Fe2+ 3d5 4s1 है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करके Fe3+ बनाता है 3d5, ये हाफ फिल्ड होता है। सो एज ए रिजल्ट जो Fe2+ है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लोअर होती है देन Mn2+। अगर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे 3D सीरीज की, वो +2 होता है। नेक्स्ट है सेकेंड, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर इज हाई। अगर क्रोमियम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करो 3d5 होता है, कॉपर में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करो 3d10 होता है, तो उसे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। बट अगर आप एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो ये बन जाएगा Cr2+, ये Cu2+, ये बन जाएगा 3d4, ये 3d9, दोनों अनस्टेबल हो जाते हैं। सो दैट्स वाई अगर आप सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो तो आपको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होता है। नेक्स्ट, जिंक इज कोरोस्पॉन्डिंग लो, तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जिंक का लो होता है, क्योंकि Zn+ होता है 3d10 4s1। अगर आप एक और इलेक्ट्रॉन भी रिमूव कर दो तो Zn2+ बनता है विच इज 3d10 जो स्टेबल होता है। सो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एज कंपेयर टू क्रोमियम एंड कॉपर जिंक का लो होता है। अगर हम बात करें थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Mn एंड जिंक, ये काफ़ी हाई होता है। अगर हमारे पास Mn2+ है तो ये 3d5 होता है, Zn2+ 3d10 होता है। अगर आप थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहो ना, ये स्टेबल होते हैं, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होता है। नेक्स्ट हम PYQ क्वेश्चन की बात करेंगे। गिव रीजन Mn3+ इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है। तो मतलब Mn3+ ना एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Mn2+ बनाता है ईजिली। तो Mn3+ इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ Mn2+ ड्यू टू हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल। Mn3+ था 3d4, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, बनाया Mn2+ 3d5, तो ये ईजिली बना सकता है क्योंकि ये हाफ फिल्ड स्टेबल हो जाता है, तो इट विल गेट ईजिली कन्वर्ट टू Mn2+, तो खुद ये रिड्यूस हो जाएगा और दूसरे को ईजिली ऑक्सीडाइज कर सकता है। सो दैट्स वाई Mn3+ इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट है
Why is Mn2+ is more resistant than Fe2+ towards oxidation? Mn2+ की ऑक्सीडेशन करना डिफिकल्ट है, Fe2+ का ईजी है। वाई? क्योंकि Mn2+ 3d5 होता है, ऑलरेडी स्टेबल होता है, सो ये ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करता है टुवर्ड ऑक्सीडेशन, क्योंकि Mn3+ क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। वेरस Fe2+ जो है वो 3d6 होता है, तो इसमें से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लोगे तो ये स्टेबल हो जाता है। सो दैट्स वाई Fe जो 2+ है वो ईजिली क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज करके Fe3+ बनाता है, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये ऑक्सीडेशन शो करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की। जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो ग्रेट वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए होता है क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट में पार्टिसिपेशन होता है Ns का और n-1d इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग। इन दोनों ऑर्बिटल में ना एनर्जी का डिफरेंस काफ़ी कम होता है, तो दोनों ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। हम 3D सीरीज को देखेंगे। नॉर्मली 3D सीरीज में ना जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मोस्ट कॉमन होता है। मिडल ऑफ द सीरीज में आपको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी, तो Mn में सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 से +7 तक। Sc है सिर्फ +3 होता है, Zn +2 होता है और कॉपर का +1 भी प्रेजेंट हो सकता है। अगर हम हर एक सीरीज की बात करें, जो एलिमेंट एग्जिबिट करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, इट अकर आइदर इन द मिडल और नियर द मिडल। तो मिडल में जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है उसकी हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। एग्जाम्पल है जैसे मैग्नीज इन 3D, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +7 तक होती है। द लेसन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एट द एक्सट्रीम एंड। अगर हम एक्सट्रीम एंड की बात करें, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द सीरीज एंड एंडिंग ऑफ द सीरीज, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लेस होती है। इन द बिगिनिंग ऑफ द सीरीज क्या होता है, दे हैव स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास इलेक्ट्रॉन्स ही कम होते हैं बिगिनिंग ऑफ द सीरीज, जिन्हें वो लूज कर पाए और कंट्रीब्यूट कर पाए शेयरिंग के लिए। एग्जाम्पल Sc एंड Ti, इनके पास इलेक्ट्रॉन लेस होते हैं, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी लेस होती है। Whereas at the end of the series ना too many d इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, d इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, hence fewer vacant d ऑर्बिटल। तो vacant d ऑर्बिटल क्या होता है, लेस होता है, जिसे इन्वॉल्व कर पाए बॉन्डिंग में, जैसे कॉपर एंड जिंक। सो दैट्स वाई स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ द सीरीज में ऑक्सीडेशन स्टेट लेस होता है। फॉर एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सीरीज, अगर फर्स्ट सीरीज की बात की जाए, एक्सेप्ट स्कैंडियम, बाकी एलिमेंट्स का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। स्कैंडियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, और ये अराइज होता है ड्यू टू लॉस ऑफ 4s इलेक्ट्रॉन। तो हर एक एलिमेंट में 3D सीरीज के 4s इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे लॉस करके ना ये +2 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव कर सकते हैं। अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, दे डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय यूनिटी। तो इसमें डिफरेंस ऑफ यूनिटी होता है, 1 का डिफरेंस होता है। जैसे वेनेडियम 2, 3, 4, 5 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो इसमें डिफरेंस ऑफ 1 होता है, क्योंकि इनमें ना n-1d और ns ऑर्बिटल दोनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। वेरस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट डिफर करता है बाय 2। जैसे टिन है Sn, इसमें +2, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, डिफरेंस ऑफ 2 होता है, क्योंकि इनमें मोस्टली p ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। अगर p ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करें, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो फेवर्ड करता है बाय हैवियर मेंबर। डाउन द ग्रुप जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम हैवियर मेंबर्स कहते हैं। तो डाउन द ग्रुप ना कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट फेवर होता है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, जो Ns इलेक्ट्रॉन्स है डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, तो Ns के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करते हैं और वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। Ns के इलेक्ट्रॉन, सिर्फ p इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, उसे इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। और एज ए रिजल्ट सिर्फ p इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है p ब्लॉक में। वेरस d ब्लॉक में क्या होता है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, स्टेबल होता है फॉर हैवियर मेंबर, क्योंकि इसमें कोई इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होता। d और s दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें ग्रुप 6 की, मॉलिब्डेनम +6, टंगस्टन +6 ज़्यादा स्टेबल होता है क्रोमियम +6 से। ग्रुप 6 में पहले आता है क्रोमियम, फिर आता है मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, तो ये हैवियर मेंबर है, तो हैवियर मेंबर का +6 ज़्यादा स्टेबल होता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। जो क्रोमियम +6 है, इन फॉर्म ऑफ डाइक्रोमेट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। तो डाइक्रोमेट में क्रोमियम का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद रिड्यूस होकर +2 करता है। वाइल जो MOO3 है और WO3 है, दे आर नॉट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं।
नेक्स्ट है लो ऑक्सीडेशन स्टेट आर फाउंड व्हेन ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, कुछ ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जैसे हमारे पास डी ब्लॉक के एलिमेंट है, उनका डी ऑर्बिटल क्या होता है, एम्प्टी होता है। तो उसमें ना लिगेंड्स के पास ना इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ये न्यूट्रल हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज, वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ना डी ऑर्बिटल पे डोनेट करते हैं, वहाँ पे ना ये सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो इन कंपाउंड्स को हम ना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स भी कहते हैं। तो इनका लो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है व्हेन ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैज ए लिगेंड कैपेबल ऑफ पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर इन एडिशन टू सिग्मा बॉन्ड। तो लिगेंड ना मेटल के साथ ना सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, बट कभी कभी क्या होता है मेटल के जो डी इलेक्ट्रॉन्स है ना वो लिगेंड के साथ बॉन्ड बना सकते हैं, पाई बॉन्ड बना सकते हैं। तो इन कॉम्प्लेक्स में हमने देखा जैसे NiCO4 FeCO5, इसमें CO क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप होता है, ये इसको बॉन्ड बनाता है सिग्मा बॉन्ड, ये और निकल इसके साथ बनाता है पाई बॉन्ड। तो इनमें हमने देखा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल एंड Fe क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि ओवरऑल ये न्यूट्रल है। CO का ऑक्सीडेशन स्टेट ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, तो Fe और निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। नेक्स्ट हम PYQ क्वेश्चन की बात करेंगे। इन 3D सीरीज विच एलिमेंट शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट Sc शो करता है, Sc3+, क्योंकि ये हो जाता है 3D0, तो इसकी नोबल गैस कन्फिग्रेशन आ जाती है, तो Sc+3 की फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटल इन 3D सीरीज एग्जिबिट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कॉपर +1 की फॉर्म में रहता है, क्योंकि ये हो जाता है 3D10, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है बिकॉज ऑफ फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल, तो कॉपर +1 की फॉर्म में रहता है इन 3D सीरीज। नेक्स्ट है ट्रेंड्स इन द M2+2M स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सपोज हमारे पास एक मेटल का रॉड है, आपने उसी मेटल के इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में उसे डिप किया है जो 1 मोलर है। अब दोनों के बीच में ना पोटेंशियल डिफरेंस आता है जिसे हम वोल्ट में मेजर करते हैं। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में आता है उसे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है ना, सपोज पॉजिटिव है, तो मेटल जो 2+ है ना वो मेटल सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। और वेयर एज अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है तो जो मेटल सॉलिड है मेटल 2+ में कन्वर्ट हो जाता है, आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा ट्रेंड दिया हुआ है 3D सीरीज का। E0 value of metal 2+2M indicate a decreased tendency to form divalent cation across the series. Less negative E0 value is related to increase in some of the first and second ionization enthalpy 1 and ionization enthalpy 2। मतलब क्या दिया हुआ है, अगर आप देखोगे यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू है, ज़्यादा नेगेटिव की वैल्यू का मतलब क्या, ये ईजिली क्या बना सकते हैं, +2 बना सकते हैं। बट जब आप अक्रॉस द सीरीज जाओगे तो लेस नेगेटिव वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो टेंडेंसी टू फॉर्म 2+ जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीजिंग टेंडेंसी टू फॉर्म डाइवेलेंट कैटायन। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हो ना, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस से स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट होता है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 और 2 काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, लेस नेगेटिव वैल्यू हो जाता है E0 का लेफ्ट से राइट। तो +2 बनाना डिफिकल्ट होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट होता है। अगर हम बात करें कॉपर की, उसकी पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, वो सॉलिड फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल रहता है। ऐसा इसलिए है द ग्रेटर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफॉर्म कॉपर सॉलिड टू कॉपर 2+ गैस। अगर हम कॉपर सॉलिड से कॉपर 2+ गैस बना रहे हैं ना, तो हमें चाहिए आयनाइजेशन इंथैल्पी 1+2, ठीक है, विच इज नॉट बैलेंस बाय इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। उसे इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बैलेंस नहीं करता। अब इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, जब कॉपर 2+ बनता है ना, सपोज आपने एक्वस सोल्यूशन में डाला, तो ऑक्सीजन जो होता है ना वाटर का, उसे सराउंड कर लेता है, क्योंकि ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव होता है, तो कॉपर को सराउंड कर लेता है। एज ए रिजल्ट ये स्टेबल हो जाता है, एनर्जी रिलीज करता है, उसे इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। तो जो आयनाइजेशन इंथैल्पी यहाँ पे जो लगा ना वो काफ़ी ज़्यादा है और उसे बैलेंस नहीं करता इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन नेगेटिव होता है, आयनाइजेशन इंथैल्पी पॉजिटिव होता है, तो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन उसे बैलेंस नहीं करता। सो एज ए रिजल्ट ना जो कॉपर सॉलिड है वो उसी फॉर्म में रहता है और इसका जो E0 है वो पॉजिटिव रहता है। अब जो कॉपर है ओनली ऑक्सीडाइजिंग एसिड जैसे नाइट्रिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम करते हैं। ये ना कॉपर के साथ रिएक्ट करके ना कॉपर को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, कॉपर 2+ बना सकते हैं और खुद ये एसिड क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। अगर हम E0 की बात करें ऑफ Mn निकल एंड जिंक, ये मोर नेगेटिव होता है देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस ट्रेंड। मतलब ये ना +2 में ना ज़्यादा स्टेबल होते हैं और इनकी वैल्यू ना तभी मोर नेगेटिव होता है। ऐसा इसलिए होता है जो Mn2+ है ये D5 होता है,
क्योंकि ये हाफ फिल्ड डी सबशेल है, ये स्टेबल होता है, तो Mn2+ में ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसकी नेगेटिव वैल्यू होती है। जिंक 2+ में इसलिए रहता है क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल होता है, D10 होता है, सो दैट्स वाई जिंक 2+ में रहता है, इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। अब जो निकल है इसकी वैल्यू नेगेटिव इसलिए होती है क्योंकि लार्ज नेगेटिव इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। निकल अगर आप लेफ्ट से राइट जाओ ना तो साइज डिक्रीज होता है, तो निकल का साइज स्मॉल होता है निकल 2+ का। तो क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल उसे ईजिली सराउंड कर पाते हैं और जो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है वो ज़्यादा रिलीज होती है, तो नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होती है इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन का, सो दैट्स वाई ये ईजिली कन्वर्ट हो सकता है निकल 2+ में। नेक्स्ट हम PYQ क्वेश्चन की बात करेंगे। वाई इज E0 ऑफ Mn2+ टू M वैल्यू इज हाई नेगेटिव एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट। ये अभी हमने पढ़ा, जो Mn है वो +2 की फॉर्म में इसलिए रहता है, इसकी वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव इसलिए है क्योंकि इसका D5 होता है, हाफ फिल्ड डी सबशेल होता है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज E0 ऑफ कॉपर 2+ टू कॉपर वैल्यू एक्सेप्शनली पॉजिटिव। अभी हमने पढ़ा जो E0 ऑफ कॉपर होता है वो एक्सेप्शनली पॉजिटिव होता है, मतलब कॉपर ना सॉलिड फॉर्म में रहता है। आयनाइजेशन इंथैल्पी इज वेरी हाई। कॉपर की जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है, अगर आपको कॉपर सॉलिड से कॉपर 2+ गैस में कन्वर्ट करना है तो आयनाइजेशन इंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा हाई है। और हाइड्रेशन इंथैल्पी डज नॉट कंपनसेट फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉपर 2+, और हाइड्रेशन इंथैल्पी जो रिलीज होता है वो काफ़ी कम होता है, सो दैट्स वाई ना कॉपर सॉलिड कॉपर 2+ गैस में कन्वर्ट ईजिली नहीं हो पाता और इसका E0 का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट है ट्रेंड्स इन द M3+ टू M2+ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर मेटल का ना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाई है तो वो M2+ की फॉर्म में रहेगा, फॉरवर्ड रहेगा, रिएक्शन होगा, और अगर उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है तो वो M3+ की फॉर्म में रहता है। ठीक है, अगर हम बात करें Sc का, इसका लो वैल्यू है वो रिफ्लेक्ट करता है स्टेबिलिटी ऑफ Sc3+, तो Sc3+ की फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल है तो इसकी लो वैल्यू होती है, क्योंकि Sc3+ क्या होता है, नोबल गैस कन्फिग्रेशन होता है। अगर हम बात करें Zn की, इसकी हाईएस्ट वैल्यू है 3D सीरीज में, क्योंकि इसका स्टेबल D10 कन्फिग्रेशन होता है Zn2+, तो जो Zn है वो +2 की फॉर्म में रहता है। हाई वैल्यू ऑफ Mn का भी हाई वैल्यू है, मतलब Mn +2 की फॉर्म में रहेगा, क्योंकि Mn2+ होता है स्टेबल D5 कन्फिग्रेशन, हाफ फिल्ड स्टेबल होता है। लो वैल्यू ऑफ Fe मतलब Fe ना 3+ की फॉर्म में स्टेबल होगा, क्योंकि Fe3+ होता है, D5 होता है। कंपैरेटिवली लो वैल्यू ऑफ वेनेडियम का वैल्यू ना अगर बाकी एलिमेंट से कंपेयर किया जाए वो लो होता है, बट स्टिल वेनेडियम ना +2 ज़्यादा स्टेबल होता है। वेनेडियम +2 याद रखना क्या होता है, D3 कन्फिग्रेशन होती है। नेक्स्ट हम ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे, जो डी सबशेल है ना वो स्प्लिट हो जाता है दो पार्ट में, एक होता है T2G EG इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब इसमें क्या होता है, जो D3 इलेक्ट्रॉन है ना ये T2G के 3 इलेक्ट्रॉन्स भर देते हैं, तो ये हाफ फिल्ड हो जाता है T2G3 हाफ फिल्ड, ये हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे, और एज ए रिजल्ट ये स्टेबल होता है V2+, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम PYQ क्वेश्चन की बात करेंगे। Why E0 value for Mn3+ to Mn2+ couple is much more positive than that of chromium3+ to chromium2+? क्योंकि जो Mn2+ है ये क्या होता है, D5 होता है, whereas chromium2+ क्या होता है, D4 होता है। क्योंकि D5 ज़्यादा स्टेबल होता है तो एज ए रिजल्ट E0 का वैल्यू भी इसमें हाई होता है, ये अभी हमने पढ़ा। नेक्स्ट है ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। हम 3D सीरीज की बात करेंगे, जो एलिमेंट्स है वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किस एलिमेंट के साथ कंबाइन करके बनाते हैं। अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए टाइटेनियम की +4 होती है, टाइटेनियम X4 की फॉर्म में हैलोजन के साथ कंबाइन करता है, X हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। F5 क्रोमियम F6, तो वेनेडियम अपनी +5 फ्लोरीन के साथ अचीव करता है और क्रोमियम +6 फ्लोरीन के साथ अचीव करता है। वेराज जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज है, इट इज नॉट अचीव्ड इन सिंपल हैलाइड, सिंपली हैलोजन के साथ कंबाइन करके मैग्नीज अपनी +7 अचीव नहीं कर सकता, इसे ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन करना पड़ता है, तो MnO3F में ना ये +7 अचीव करता है। अगर हम बात करें बियॉन्ड Mn, अगर हम 3D सीरीज की बात करें, नो मेटल हैज ट्राई हैलाइड, नॉर्मली ना डाई हैलाइड ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो Mn के बाद ना ट्राई हैलाइड ज़्यादा मेटल्स के होते नहीं, एक्सेप्ट FeX3 एंड COF3। अगर हम देखें मोस्ट ऑफ द जो एलिमेंट्स है उनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को कौन स्टेबलाइज करता है, फ्लोरीन करता है। द एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन टू स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करता है ड्यू टू आइदर हायर लैटिस एनर्जी इन COF3,
अब ये जो COF3 है ना, ये याद रखना आयनिक होता है, तो इसकी ना लैटिस एनर्जी होती है, तो ये अपने आप को 3 डायमेंशनल एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में रखता है। तो अगर आप इसको हीट करके सॉलिड को गैसियस आयन में कन्वर्ट करोगे तो ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। और हाई बॉन्ड इंथैल्पी फॉर हायर कोवेलेंट कंपाउंड। अब याद रखना, जब ऑक्सीडेशन स्टेट ना हाई होती है तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और इसमें ना हाई बॉन्ड इंथैल्पी होने की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। सो दैट्स वाई हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड्स में फ्लोरीन प्रेजेंट होता है। जो वेनेडियम है वो शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +5 ओनली इन VF5। वेनेडियम पेंटाफ्लोराइड में ये अपनी +5 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड इंथैल्पी। द अदर पेंटाहेलाइड्स, अगर आप बाकी हैलोजन के साथ पेंटाहेलाइड्स बनाओगे वेनेडियम का, वो अनस्टेबल होते हैं क्योंकि उनकी बॉन्ड इंथैल्पी क्या होती है, कम होती है, तो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकते हैं। तो ये हाइड्रोलिसिस करते हैं, दे अंडरगो हाइड्रोलिसिस टू गिव ऑक्सोहेलाइड। ऑक्सोहेलाइड मीन्स ऑक्सीजन और हेलाइड के साथ, हैलोजन के साथ ये कंबाइन करके बनाते हैं VOX3, जिसे ऑक्सोहेलाइड्स कहते हैं। अगर हम बात करें फ्लोराइड्स की, दे आर अनस्टेबल इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट। लो ऑक्सीडेशन स्टेट में ये अनस्टेबल कंपाउंड बनाते हैं ट्रांजिशन मेटल के साथ। अभी हमने पढ़ा था हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ऐसा इसलिए होता है जो ट्रांजिशन मेटल है उनका साइज बड़ा होता है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम ज़्यादा होते हैं, ईजिली सराउंड कर पाते हैं और वो स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। वेयरएज लो ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोरीन के एटम्स क्या होते हैं, लेस होते हैं, तो वो ईजिली सराउंड नहीं कर पाते। तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में जो फ्लोराइड्स है वो अनस्टेबल होते हैं। एग्जाम्पल दिया वेनेडियम का, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और कॉपर की ऑक्सीडेशन +1 सिर्फ क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड के साथ आती है, फ्लोराइड के साथ नहीं आती, क्योंकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड है, इनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है और इन्हें स्टेबलाइज कर सकता है। अगर हम कॉपर 2+ हैलाइड की बात करें, मोस्टली सारे नोन होते हैं एक्सेप्ट आयोडाइड। तो कॉपर 2+ जो आयोडाइड है वो नोन नहीं होता क्योंकि वो अनस्टेबल होता है। कॉपर 2+ क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है आयोडाइड को आयोडीन में। तो कॉपर 2+ आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करता है, ऑक्सीडाइज करता है, तो -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन होती है, खुद बनाता है Cu2I2। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, तो खुद क्या होता है, रिड्यूस होता है। जो कॉपर 2+ है ना, वो मोर स्टेबल है देन कॉपर प्लस एक्वस। ये ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू मच मोर नेगेटिव इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कॉपर 2+ देन कॉपर। अब जो कॉपर +1 है, इसमें अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, कॉपर 2+ बनता है, और कॉपर 2+ का क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। स्मॉल साइज होने से ना इसको ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर पाते हैं और ये ज़्यादा स्टेबलाइज होता है, इससे एनर्जी रिलीज होता है जिसे इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। तो इसमें मच मोर नेगेटिव इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होता है कॉपर 2+ में देन कॉपर प्लस, विच मोर देन कंपनसेट फॉर द सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ कॉपर। तो कॉपर +1 से कॉपर 2+ बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ता है, तो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है आयनाइजेशन इंथैल्पी 2, और जो एनर्जी रिलीज हो रही है हाइड्रेशन इंथैल्पी वो इतनी ज़्यादा है एज कंपेयर टू आयनाइजेशन इंथैल्पी 2। जो कॉपर +1 है वो ईजिली कॉपर 2+ बना देता है और कॉपर 2+ स्टेबल होता है। अगर हम ऑक्सीजन की एबिलिटी की बात करें टू स्टेबलाइज द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी एबिलिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। एग्जाम्पल, अगर हम बात करें Mn की, वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन के साथ शो करता है +4 MnF4 में, वाइल +7 अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करता है Mn2O7 में। तो ऑक्सीजन के साथ Mn अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 शो करता है, नॉट विद फ्लोरीन। ऐसा इसलिए होता है, superiority of oxygen to fluorine to stabilize higher oxidation state is due to ability to form multiple bond with the metal। अब जो ऑक्सीजन है, एक एटम क्या कर सकता है, मल्टीपल बॉन्ड, 2 बॉन्ड बना सकता है, whereas फ्लोरीन सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना सकता है। सो दैट्स वाई ऑक्सीजन के साथ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव होता है Mn का। अब जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है इन ऑक्साइड्स, अगर हम 3D सीरीज की बात करें, जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्साइड्स का कोइंसाइड करता है विद द ग्रुप नंबर। जैसे एग्जांपल लेते हैं, Sc का ऑक्सीजन के साथ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ सकता है, ये बना सकता है Sc2O3, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +3 होगा, और इसका ग्रुप नंबर भी क्या है, +3 है। सिमिलरली अगर आप आगे जाओगे, ये बनेगा Mn2O7, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, +7, और Mn का ग्रुप नंबर भी +7 होता है। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन जो नंबर है, जैसे +3 +7, वो कोइंसाइड करता है विद द ग्रुप नंबर जब हम Sc से Mn की तरफ जाते हैं, ये ग्रुप 7 तक। Whereas beyond group 7 क्या होता है, नो हायर ऑक्साइड अबव Fe2O3 आर नोन।
तो Fe2O3 ही हायर ऑक्साइड होता है, इसमें Fe क्या होता है +3 की फॉर्म में होता है। अब जो Fe है ना वो ना फेरेट आयन बना सकता है विच इज FeO4 2 नेगेटिव, जिसमें ना ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है +6 होता है। बट ये जो फेरेट आयन है ना ये अनस्टेबल होता है और ये क्या करता है डिकम्पोज करके फिर से Fe2O3 + O2 बनाता है। सो ग्रुप 7 के बाद हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ +3 ही होता है। अगर हम बात करें बिसाइड्स द ऑक्साइड्स, ऑक्सोकेटाइन भी ना स्टेबल होते हैं। ऑक्सोकेटाइन मींस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी होता है, जैसे VO2 पॉजिटिव, इसमें वेनेडियम +5 फॉर्म में होता है। VO2+, इसमें ये +4 फॉर्म में होता है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड TiO2+, यहाँ पे टाइटेनियम +4 फॉर्म में होता है। तो ये ऑक्सोकेटाइन भी स्टेबल होते हैं। अब ये जो ऑक्साइड्स हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, जैसे MO4N नेगेटिव आयंस। तो इसमें जो मेटल हो सकता है वेनेडियम हो सकता है +5 में, क्रोमियम +6 में, और मैग्नीज +5, +6, +7 फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे PYQ क्वेश्चन की। Why highest fluoride for Mn is MnF4 whereas highest oxide is Mn2O7? यहाँ पे Mn+4 की फॉर्म में होता है, यहाँ पे +7। तो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट Mn ऑक्सीजन के साथ इसलिए शो करता है क्योंकि ऑक्सीजन के साथ ये मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड बना सकता है। सो एज ए रिजल्ट ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। नेक्स्ट PYQ क्वेश्चन है Why copper plus ion is unstable in aqueous solution? इसलिए होता है अनस्टेबल क्योंकि ये कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो जाता है और जो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है वो कंपनसेट कर पाता है सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी को। सो दैट्स वाई कॉपर 2+ में ये कन्वर्ट हो जाता है जो स्टेबल होता है एक्वस सोल्यूशन में। थर्ड PYQ क्वेश्चन है व्हाई हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज शोन इन इट्स ऑक्साइड एंड फ्लोराइड? तो मेटल की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड और फ्लोराइड में इसलिए आती है क्योंकि सबसे पहले ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ये ना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं और लैटिस इंथैल्पी आयनिक कंपाउंड में क्या होता है हाई होता है। सो दैट्स वाई ये स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं और जो मेटल है वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इनके साथ शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्टिविटी एंड E0 वैल्यू। ट्रांजिशन मेटल डिफर वाइडली इन देयर केमिकल रिएक्टिविटी। तो ट्रांजिशन मेटल्स की डिफरेंट केमिकल रिएक्टिविटी होती है। मैनी मेटल्स आर सफिशिएंटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू डिसॉल्व इन मिनरल एसिड। बहुत सारे जो मेटल्स होते हैं मिनरल एसिड में ना वो इलेक्ट्रॉन लूज करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाते हैं, आयंस बनाते हैं और डिसॉल्व हो जाते हैं। सम ऑफ देम रिमेन अनअफेक्टेड बाय सिंपल एसिड। और बहुत सारे मेटल्स ना अनअफेक्टेड रहते हैं बाय सिंपल एसिड, उन्हें नोबल मेटल्स हम कहते हैं। मेटल्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करेंगे जो 3D सीरीज है। एक्सेप्शन ऑफ कॉपर हैव नेगेटिव E0 फॉर Mn2 to M। तो 3D सीरीज में मोस्टली क्या होता है नेगेटिव E0 का वैल्यू होता है। नेगेटिव E0 का मतलब क्या होता है जो मेटल्स हैं वो 2+ की फॉर्म में रहते हैं एक्सेप्ट कॉपर। मेटल्स आर मोर रिएक्टिव एंड ऑक्सीडाइज बाय। जो मेटल्स हैं वो रिएक्टिव होते हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं बाय 1 मोलर H+ आयंस। ठीक है, तो ईजिली वो ऑक्सीडाइज करके 2+ की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। However, actual rate at which this metal react with oxidizing agent। अब जो एक्चुअल रेट है ना जिसके साथ वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, जैसे H+ आयन, तो कुछ एसिड क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, जैसे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो कभी कभी ये रिएक्शन क्या होती है स्लो होती है। जैसे एग्जाम्पल है Ti और वेनेडियम दिया हुआ है हमें, दे आर पैसिव टू डाइल्यूट नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एट रूम टेम्परेचर। अब कुछ जो ऐसे एसिड होते हैं ना वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, जैसे HCl, फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4। तो उसमें ना ये पैसिव रहते हैं, उसमें ये ऑक्सीडाइज नहीं होते, उसमें ये डिसॉल्व नहीं होते, टाइटेनियम एंड वेनेडियम। अगर हम बात करें लार्ज वैल्यू फॉर E0 फॉर रिडॉक्स कपल Mn3+ to Mn2+, CO3+ to CO2+। लार्ज वैल्यू का मतलब क्या होता है फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे Mn2+ ज़्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पे CO2+ ज़्यादा स्टेबल होगा। इसका लार्ज पॉजिटिव का ये मतलब होता है। ये इंडिकेट करता है जो Mn3+ है एंड CO3+ आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एक्वस सोल्यूशन। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद ये क्या करेंगे रिड्यूस हो जाएंगे Mn2+ में एंड CO2+ में। नेगेटिव वैल्यू फॉर रिडॉक्स कपल का मतलब क्या, जैसे Ti3+ to Ti2+, V3+ to V2+ एंड Cr3+ to C2+। तो नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या, जो रिएक्शन है वो पिछले जो बैकवर्ड है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो Ti3+ ज़्यादा स्टेबल है, V3+ ज़्यादा स्टेबल है एंड Cr3+ जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। सो एज ए रिजल्ट क्या होगा, जो Ti2+ है, V2+ एंड Cr2+ है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे और खुद क्या हो जाएंगे ऑक्सीडाइज हो जाएंगे +3 में।
और ये लिबरेट करेंगे हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। Cr2+ क्या करेगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा Cr3+ में, और ये जो हाइड्रोजन है इसे रिड्यूस करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। नेक्स्ट हमारे पास PYQ क्वेश्चन है, गिव रीजन आउट ऑफ D4 स्पीशीज। हमें D4 स्पीशीज दी हुई है। Cr2+ एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, Mn3+ इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो Cr2+ Mn3+ है दोनों की D4 कन्फिग्रेशन है। अब Cr2+ एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, हमने यहाँ पे पढ़ा, क्योंकि क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट है तो खुद ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इसका जो कन्फिग्रेशन है D4 से D3 हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, याद रखना जो d ऑर्बिटल है वो स्प्लिट हो जाता है एक्वस सोल्यूशन में, और यहाँ पे T2G और Eg होता है। T2G जो 3 होता है ना वो हाफ फिल्ड होता है और वो स्टेबल होता है। सो दैट्स वाई जो Cr2+ है एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये D3 कन्फिग्रेशन लाएगा, इसमें ये T2G3 कन्फिग्रेशन हाफ फिल्ड स्टेबल होता है। वेरस Mn3+ जो है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद रिड्यूस होके ये बनाएगा D4 से D5, और हमें पता है जो D5 होता है वो हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल होता है, स्टेबल होता है। सो दैट्स वाई Mn3+ जो है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। जो सब्सटेंस है जिसमें ना कुछ स्पीशीज में जैसे एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उनके ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हें हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड से वो वीकली अट्रैक्ट करते हैं। और जो कुछ सब्सटेंस होती हैं जिनके पार्टिकल्स में डू नॉट कंटेन एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिनके इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड होते हैं और वो ना रिपेल होते हैं बाय मैग्नेटिक फील्ड, उन्हें हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। अब जो ट्रांजिशन मेटल के आयंस होते हैं जनरली उनमें ना 1 और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है इन देम, एंड हेंस देयर कॉम्प्लेक्स, मतलब जो वो कंपाउंड बनाते हैं वो जनरली क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसे हम मेजर कैसे करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट से हम इसे मेजर करते हैं, दैट इज इक्वल टू √n n+2 bm। bm होता है बोहर मैग्नेट्रॉन, इसका यूनिट होता है, और n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इससे हम मैग्नेटिक मोमेंट जो है मेजर कर सकते हैं कि कितना पैरामैग्नेटिक है सब्सटेंस। नेक्स्ट हम एग्जांपल की बात करेंगे, जैसे हमारे पास मेटल आयन है Sc3+, इसकी कन्फिग्रेशन है 3d0, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, मैग्नेटिक मोमेंट इसका 0 होगा। हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ये है हमारा n का वैल्यू, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Ti3+ है, ये 3d1 है, n का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, फॉर्मूला में डालोगे ये हो जाएगा 1.73 बोहर मैग्नेट्रॉन। V3+ है 3d2, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा 2.83 बोहर मैग्नेट्रॉन। Cr3+ में 3d3 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये हो जाएगा 3.87। Fe2+ 3d6 है, अगर आप इसको फिल करोगे तो इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट है 4.90 बोहर मैग्नेट्रॉन। और Mn2+ में 3d5 होता है कन्फिग्रेशन, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 5.92 इसका बोहर मैग्नेट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। जो कंपाउंड्स होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, यूजुअली वो कलर्ड होते हैं सॉलिड स्टेट में एज वेल एज इन एक्वस सॉल्यूशन। इनमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है फ्रॉम लोअर एनर्जी d ऑर्बिटल इट इज एक्साइटेड टू हायर एनर्जी d ऑर्बिटल, इसे dd ट्रांजिशन कहते हैं। हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे, जो d ऑर्बिटल है वो 2 पार्ट में स्प्लिट होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, एक होता है T2G Eg। अगर T2G में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये लोअर एनर्जी का होता है, ये हाई एनर्जी का होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो हायर d ऑर्बिटल में जंप करता है। द एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन, जो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब किया, कोरस्पॉन्ड टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, क्या फ्रीक्वेंसी की लाइट उसने एब्जॉर्ब की। हमें पता है E = h, तो न्यू पे डिपेंड करेगा कि कितना एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया है। अब जो कलर ऑब्जर्व हुआ है कोरस्पॉन्ड टू द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड, मतलब सपोज हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, हमने उसमें व्हाइट लाइट डाला, उसमें से कुछ कलर ना वो एब्जॉर्ब कर लेगा। सपोज उसने रेड कलर ना एब्जॉर्ब कर लिया व्हाइट लाइट में से, और बाकी जो कलर है वो रिफ्लेक्ट कर देता है, हम ना बाकी कलर को देख पाते हैं। तो अगर रेड एब्जॉर्ब कर रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो हमें ना ग्रीन कलर दिखाई देता है, तो इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं। अगर ऑरेंज उसने एब्जॉर्ब किया तो हमें ब्लू कलर दिखाई देता है, वायलेट एब्जॉर्ब किया तो हमें येलो कलर दिखाई देता है। तो द कलर ऑब्जर्व, जो हमें कलर दिखाई देता है, कोरस्पॉन्ड टू द कॉम्प्लीमेंट्री कलर, वो डिपेंड करता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड। अगर हम बात करें, जो जिंक 2+ है वो 3d10 होता है, Sc3+ 3d0 होता है। इनके सारे सॉल्ट्स ना कलरलेस होते हैं, कलरलेस को ना हम वाइट कलर भी कहते हैं।
अब इनमें ना डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जो Zn2+ है उसमें सारे d ऑर्बिटल क्या होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, और वेयरएज Sc3+ में सारे ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, वेकेंट होते हैं। तो इनमें डी डी ट्रांजिशन नहीं होता, तो ये कलरलेस और ये क्या होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं। सम ट्रांजिशन मेटल हमने लिए हैं एक्वस सोल्यूशन में, उनके कंपाउंड्स बनते हैं। सपोज मेटल आयन है Sc3+, Ti4+, ये 3d0 3d0 होंगे, तो ये कलरलेस होंगे। Ti3+ 3d1 है, पर्पल कलर का है। V4+ 3d1 ब्लू कलर का है। Cr3+ 3d2 ग्रीन कलर का है। Mn3+ 3d4 है, वायलेट कलर का है। Mn2+ 3d5 पिंक कलर का है। Fe3+ 3d5 येलो कलर का है। Fe2+ 3d6 ग्रीन कलर का है। CO2+ 3d7 पिंक कलर का है। Ni2+ 3d8 ग्रीन कलर का है। Cu2+ 3d9 ब्लू कलर का है। Zn2+ 3d10 कलरलेस है, क्योंकि सारे इसमें d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे PYQ क्वेश्चन की। एक्सप्लेन Cu2+ salts are colored while Zn2+ salts are white। जो Cu2+ होता है वो क्या होता है, 3d9, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है जो dd ट्रांजिशन कर सकता है। वेराज Zn2+ होता है 3d10, इसके सारे ऑर्बिटल क्या होते हैं, फुली फिल्ड होते हैं, सारे d ऑर्बिटल फुली फिल्ड होते हैं, तो इसमें कोई dd ट्रांजिशन नहीं होती। तो Cu2+ के सॉल्ट कलर होते हैं, वेराज Zn2+ के सॉल्ट जो है वो व्हाइट और कलरलेस होते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है दे कैन फॉर्म मैनी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, तो वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, जिसे हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब जो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं दे आर दोज इन विच मेटल आइंस, इसमें मेटल आइंस होते हैं, वो बाइंड करते हैं नंबर ऑफ एनाइन, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज वाली एनाइन के साथ वो बाइंड कर सकते हैं, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ वो बाइंड करते हैं, गिविंग कॉम्प्लेक्स स्पीशीज, तो वो कॉम्प्लेक्स स्पीशीज देते हैं विद कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, तो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होता है। जैसे एग्जांपल है FeCN4, ये जो ब्रैकेट है ना, स्क्वायर ब्रैकेट, ये रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, +2 चार्ज है ओवरऑल। CuNH3 ब्रैकेट 2+, तो ये हमारे क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब इसमें क्या होता है, जो मेटल का आयन होता है ना, इसका जो d सब शेल है उसके कुछ ऑर्बिटल क्या होते हैं, फ्री होते हैं। उनमें ये जो एनाइन और जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना, वो क्या कर सकता है, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसके d ऑर्बिटल में और बॉन्ड बनाता है। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे हमने दिया है Cu, यहाँ पे NH3 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 है, ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है, ओवरऑल +2 चार्ज है। तो NH3 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर कॉपर को डोनेट करेगा, एक तरफ से ये डोनेट करेगा, एक तरफ से ये डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, ये इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो एक ही स्पीशीज ने दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है और कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, तो इसे हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं। तो एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और इन कॉम्प्लेक्स को हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। देयर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, जो मेटल आयंस की टेंडेंसी है d ब्लॉक के टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स इज एट्रीब्यूटेड टू फॉलोइंग रीजन, तो इनका कुछ फॉलोइंग रीजन है। सबसे पहले स्मॉल साइज ऑफ मेटल आयन, तो अगर आप लेफ्ट से राइट जाओ, पहले s ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं, फिर d ब्लॉक के, तो क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, एज ए रिजल्ट साइज ऑफ जो मेटल आयन है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से जो ये बॉन्ड बनाते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट, हाई आयनिक चार्ज, तो इनका आयन का ज्यादा चार्ज हो सकता है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो काफी ज्यादा हाई होती है, क्योंकि ये NS और N-1 d ऑर्बिटल भी यूज करते हैं बॉन्डिंग में, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट काफी ज्यादा हाई होती है और हाई आयनिक चार्ज होता है। और लास्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, तो इनमें d ऑर्बिटल क्या होता है, अवेलेबल होता है, तो इजीली वो बॉन्ड बना सकते हैं और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। नेक्स्ट है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। मैनी ट्रांजिशन मेटल और उनके जो कंपाउंड्स है ना, वो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। एग्जाम्पल है जैसे वेनेडियम 5 ऑक्साइड, जिसे V2O5 भी कहते हैं, तो ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चर होता है। फाइनली डिवाइडेड आयरन, जो आयरन होता है वो पाउडर फॉर्म में यूज किया जाता है हेबर्स प्रोसेस में, जिसमें मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया होता है। निकल इन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, तो हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए निकल कैटलिस्ट की तरह यूज होता है। द कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज एट्रीब्यूटेड टू द फॉलोइंग रीजन, तो फॉलोइंग रीजन की वजह से जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। पहला है बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट अडॉप्ट कर सकते हैं, मतलब अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर सकते हैं। They form unstable intermediate compound and provide new path with lower activation energy for the reaction। हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है ना, तो
तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड करके ना एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज एक्टिवेशन एनर्जी, सपोज E, ठीक है, और एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होता है। तो जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है उसके बाद ही प्रोडक्ट बनता है। बट कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करके एक दूसरा अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनाता है, और इस अनस्टेबल इंटरमीडिएट को ना लेस क्या चाहिए होता है, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होता है। तो ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है रिएक्टेंट के साथ कैटलिस्ट बनाता है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। सो ईजिली क्या कर सकते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो रिएक्शन क्या हो जाता है, फास्टर हो जाता है। एग्जाम्पल है आयरन 3 जो है वो कैटेलाइज करता है रिएक्शन बिटवीन आयोडाइड एंड परसल्फेट आयन। तो आयरन 3 है, यह आयोडाइड आयन है, परसल्फेट आयन है, तो इसकी रिएक्शन करता है। तो आयोडाइड को ना आयोडीन में कन्वर्ट करता है, और परसल्फेट विच इज H2O8 नेगेटिव को सल्फेट में SO4 नेगेटिव में कन्वर्ट करता है। अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशन ऑफ कैटेलिटिक एक्शन, जो Fe3+ है आयोडाइड को क्या करता है, आयोडीन में कन्वर्ट करता है, इसकी ऑक्सीडेशन करता है और खुद क्या होता है, रिड्यूस होता है। अब देखो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई है, चेंज हो गई है Fe2+। अब Fe2+ क्या करता है, पर सल्फेट H2O8 नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके ना Fe3+, तो आयरन की यहाँ पे वापस क्या हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, वापस हमें Fe3+ मिल गया, साथ में हमें मिला सल्फेट SO4 नेगेटिव। अगर आप ओवरऑल रिएक्शन को कंबाइन करोगे तो आपको ये वाली रिएक्शन मिलेगी। तो इसमें क्या कर रहा है, आयरन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करके ना कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। सेकेंड रीजन है, जो ट्रांजिशन मेटल है वो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। जो ट्रांजिशन मेटल है वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं सुटेबल सरफेस फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस। तो ट्रांजिशन मेटल की सरफेस पे ना रिएक्शन होता है। द रिएक्टेंट आर एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। तो जो रिएक्टेंट है ना सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट पे अटैच हो जाते हैं, उसे हम एड्सॉर्प्शन कहते हैं, और वहीं पे रिएक्शन होता है। एड्सॉर्प्शन रिजल्ट इन इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द सरफेस। तो एड्सॉर्प्शन से क्या होता है, ज्यादा रिएक्टेंट क्या करते हैं, सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट में अटैच हो जाते हैं। सो एज ए रिजल्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज हो जाता है। ऑल्सो वीकन्स द बॉन्ड बिटवीन द एटम इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। एज ए रिजल्ट क्या होता है, जैसे सरफेस में अटैच होते हैं ना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के जो पुराने वाले बॉन्ड है वो क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और प्रोडक्ट बन जाता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर दोस विच आर फाउंड व्हेन ए स्मॉल एटम लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल। सबसे पहले क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल क्या होता है, अब जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ना वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में रहते हैं। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, मेटल के जो एटम्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है जिसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। अगर उस स्पेस के बीच में ना स्मॉल एटम लाइक हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन ट्रैप हो जाए तो वो कंपाउंड बनाते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। यूजुअली ये नॉन स्टोइचियोमेट्रिक होते हैं और नाइदर ये आयनिक होते हैं टिपिकली और कोवलेंट होते हैं। एग्जाम्पल है TiCmN4NFe3H VH 0.56 TiH 1.7। अब ये जो रेशियो अगर आप देख रहे हो है ना, ये नॉन स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो है। मतलब क्या है, अगर वेनेडियम के 100 एटम्स है ना तो हाइड्रोजन 56 प्रेजेंट होंगे। फॉर 1 एटम ऑफ वेनेडियम वी हैव 0.56 एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो है। तो टाइटेनियम अगर 100 हुआ तो हाइड्रोजन 170 प्रेजेंट होंगे। सो फॉर 1 एटम ऑफ टाइटेनियम यू हैव 1.7 एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो ये नॉन स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो है। अब जो प्रिंसिपल फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन कंपाउंड के, उसकी हम बात करेंगे। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट हायर देन दोस ऑफ प्योर मेटल। क्योंकि ये कंपाउंड बना रहे हैं तो प्योर मेटल से इनका ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। दे आर वेरी हार्ड, काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं। हार्डनेस का मतलब होता है कि इन पे स्क्रैच आप नहीं डाल सकते इजीली। सम बोराइड्स जो होते हैं इनके अप्रोच डायमंड इन हार्डनेस, तो इनकी जो हार्डनेस है वो डायमंड की जितनी भी हो सकती है कुछ बोराइड्स की। दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, तो इनकी मेटेलिक कंडक्टिविटी सिमिलर मेटल जैसी होती है। एंड दे आर केमिकली इनर्ट, और ये केमिकली इनर्ट होते मतलब ये रिएक्शन शो नहीं करते। नेक्स्ट है एलॉयज फॉर्मेशन। एलॉयज आर होमोजीनियस सॉलिड सोल्यूशन। जो एलॉयज होते हैं वो होमोजीनियस सॉलिड सोल्यूशन होते हैं। तो हम क्या करते हैं, मेटल्स को हम लेते हैं, मेल्ट करके मिक्स करते हैं और उससे सॉलिड बनाते हैं, तो हमारा यूनिफॉर्म होमोजीनियस सॉलिड सोल्यूशन बनता है। एलॉयज आर फाउंड बाय एटम, उन एटम से एलॉय बनता है विद मेटेलिक रेडियस। उनका मेटेलिक रेडियस आर विद इन अबाउट 15% ऑफ ईच अदर, तो 15% एक दूसरे से उनका डिफरेंस होना चाहिए।
ट्रांजिशन एलिमेंट हैव ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक साइज, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का क्या होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक साइज होता है, तो वो इजीली अलॉयस बना सकते हैं। These elements can mutually substitute their position in their crystal lattice, तो क्रिस्टल लैटिस में क्या कर सकते हैं, जब आप उन्हें मेल्ट करोगे ना, वो एक दूसरे की क्रिस्टल लैटिस में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में पोजीशन ले लेते हैं और अलॉयस बना लेते हैं। सो अलॉयस आर रेडिली फॉर्म्ड बाय ट्रांजिशन मेटल, तो ट्रांजिशन मेटल इजीली अलॉयस बना सकते हैं। और जो अलॉयस ऑफ ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो हार्ड और हाई मेल्टिंग पॉइंट उनका होता है। अगर हम फेरस के अलॉय की बात करें जिसमें आयरन प्रेजेंट होना चाहिए, अगर आयरन के साथ क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन, मॉलिब्डेनम और मैग्नीज है, सो इट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टील एंड स्टेनलेस स्टील। अब जो अलॉयस है ट्रांजिशन मेटल के साथ नॉन ट्रांजिशन मेटल भी बना सकते हैं, जैसे ब्रास है कॉपर जिंक, ब्रॉन्ज है कॉपर टिन। तो जिंक और जो टिन है इसमें नॉन ट्रांजिशन मेटल होता है, तो हम ट्रांजिशन और नॉन ट्रांजिशन मेटल के साथ भी अलॉयस बना सकते हैं, जैसे ब्रास एंड ब्रॉन्ज। नेक्स्ट है सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। सबसे पहला ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनाइन ऑफ मेटल। ये जो ऑक्साइड्स हैं ये कैसे बनते हैं, बाय रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर। अगर हम हर एक मेटल को लें एक्सेप्ट स्कैंडियम, दे कैन फॉर्म एमओ ऑक्साइड विच आर आयनिक इन नेचर। तो जो एमओ ऑक्साइड्स बनते हैं वो आयनिक नेचर के होते हैं। इसमें मेटल का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऑक्सीजन का -2, तो एमओ ऑक्साइड्स बनते हैं एक्सेप्ट स्कैंडियम, क्योंकि जो Sc है ना इसका सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो ये ऑक्साइड सिर्फ बना सकता है Sc2O3, तो ये MO ऑक्साइड नहीं बना सकता। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन द ऑक्साइड कोइंसाइड विद द ग्रुप नंबर, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था। अगर हम Sc से Mn जाए तो इसके जो ऑक्साइड है जैसे Sc2O3, इसका Mn2O7, इसका क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर Sc का +3, Mn का +7। तो अगर आप Sc से Mn जाओ तो हाईएस्ट जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्साइड के साथ आता है इसका +3 आ जाएगा, इसका +7 आएगा, इनके ग्रुप नंबर के साथ भी कोइंसाइड करता है। Sc का ग्रुप नंबर 3 है और Mn का 7 है। बियॉन्ड ग्रुप 7 नो हायर ऑक्साइड्स, तो हायर ऑक्साइड ग्रुप 7 के बाद नहीं होते एक्सेप्ट Fe2O3। ऑक्सो के टाइम भी क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, जैसे VO2+, इसमें वेनेडियम जो है +5 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, VO2+, इसमें +4 होता है, TiO2+, इसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अब ये जो ऑक्साइड्स बनते हैं ये एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं और साथ में ये एम्फोटेरिक बिहेवियर के भी हो सकते हैं। अगर हम बात करें इन जनरल जो ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक होते हैं जब मेटल किस में है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और वो एसिडिक होते हैं अगर मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसका पॉजिटिव चार्ज ना ज़्यादा होता है, तो वो ना इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ईजिली अट्रैक्ट कर सकता है, और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो हमने लुईस एसिड में पढ़ा है वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं। और जो ऑक्साइड्स है वो एम्फोटेरिक होता है अगर मेटल अपने इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिक होता है, इंटरमीडिएट एम्फोटेरिक, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक होते हैं। क्रोमियम की एग्जांपल लेंगे, CrO, यहाँ पे क्रोमियम +2 है, ये बेसिक है। Cr2O3, यहाँ पे क्रोमियम +3 है, ये एम्फोटेरिक है। यहाँ पे CrO3 में +6 है, तो ये एसिडिक है। सिमिलरली वेनेडियम की बात करेंगे, V2O3 में ये +3 है, ये बेसिक है। V2O4 में +4 है, ये लेस बेसिक है, वेरस V2O5 क्या है, एम्फोटेरिक है। अब जो V2O4 है लेस बेसिक है, बेसिक तो है, तो ये एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है, ये सॉल्ट देगा VO2+। V2O5 जो है एम्फोटेरिक है, तो एल्कली के साथ ये देता है सॉल्ट जो है VO4 3-, और वो ना एसिड के साथ देता है VO4+ सॉल्ट। अब ये जो Mn2O7 है इसमें Mn+7 है, तो ये एसिडिक होता है, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके देता है HMnO4, वेरा CrO3+6 है, ये भी क्या एसिडिक है, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे वाटर बेस की तरह काम कर रहा है। इट गिव्स H2CrO4 एंड H2Cr2O7, तो ये सॉल्ट बनाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट कंपाउंड की, पोटेशियम डाइक्रोमेट की, विच इज K2Cr2O7। इसे यूज़ किया जाता है लेदर इंडस्ट्री में, और एज एन ऑक्सीडेंट यूज़ किया जाता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ एजो कंपाउंड। एजो कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। सबसे पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन की बात करेंगे। दे आर जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर होता है FeCr2O4, तो डाइक्रोमेट जो आयन है क्रोमाइट ओर से ये बनाया जाता है। इसमें फ्यूजन होता है क्रोमाइट ओर का विद सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट इन फ्री एक्सेस ऑफ एयर। जो क्रोमाइट ओर होता है ना ये पाउडर्ड फॉर्म में होता है,
इसे हम रिएक्ट करते हैं मेल्टेड सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट के साथ इन फ्री एक्सेस ऑफ एयर, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, इसे हम फ्यूजन कहते हैं। तो क्रोमाइट ओर में से FeCrO4 प्लस सोडियम कार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट ले सकते हैं Na2CO3 प्लस ऑक्सीजन, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ Na2CrO4, सोडियम क्रोमेट बनता है प्लस Fe2O3 प्लस CO2। अब ये जो सोडियम क्रोमेट बनाना, ये क्या होता है, येलो सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट होता है। इसे हम फिल्टर करते हैं और इसको एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। इट इज एसिडिफाइड विद फ्यूरिक एसिड टू गिव ए सोल्यूशन ऑफ ऑरेंज सोडियम डाइक्रोमेट। तो जो सोडियम क्रोमेट मिला था, जो येलो सोल्यूशन था, इसे हमने फिल्टर किया, एसिड के साथ रिएक्ट किया सल्फ्यूरिक एसिड H+ के साथ, तो हमें मिला ऑरेंज सोडियम डाइक्रोमेट विच इज Na2Cr2O7 प्लस Na++ H2O। अब ये जो सोडियम डाइक्रोमेट है ये क्रिस्टलाइज हो जाता है और ये क्रिस्टल बनाता है Na2Cr2O7.2H2O। अगर हम बात करें, जो सोडियम डाइक्रोमेट है वो ज़्यादा सॉल्युबल होता है एज कंपेयर टू पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब जो सोल्यूशन है जिसमें सोडियम डाइक्रोमेट है उसे हम रिएक्ट करेंगे पोटेशियम क्लोराइड के साथ। तो Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट को KCl के साथ जब आप रिएक्ट करोगे तो यहाँ पे Na की जगह K आ जाता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ K2Cr2O7 प्लस NaCl। तो इसमें क्या बनता है, ऑरेंज क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होते हैं वो क्रिस्टलाइज आउट, तो हमें क्रिस्टल मिलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के जो ऑरेंज क्रिस्टल होते हैं। नेक्स्ट, जो क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट है दे आर इंटर कन्वर्टिबल इन एक्वस सोल्यूशन डिपेंड ऑन pH। सपोज आपके पास ना क्रोमेट आयन है और ना एसिडिक pH है, एसिडिक है तो H+ प्रेजेंट होगा, तो जो क्रोमेट है ना वो डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसका येलो कलर होता है और डाइक्रोमेट का क्या होता है, ऑरेंज कलर, तो येलो कलर ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाता है जब H+ प्रेजेंट होता है। और अगर सपोज क्या है, बेसिक मीडियम है ना, तो जो डाइक्रोमेट है Cr2O7 2 नेगेटिव इन बेसिक मीडियम OH नेगेटिव में ये क्रोमेट बना लेता है। क्रोमेट का येलो कलर होता है CrO4 2 नेगेटिव प्लस H2O। तो ये आपको याद रखना है, एसिडिक मीडियम में क्रोमेट डाइक्रोमेट में कन्वर्ट होता है और बेसिक मीडियम में जो डाइक्रोमेट है क्रोमेट में कन्वर्ट होता है। PYQ क्वेश्चन की बात करेंगे, ऑरेंज कलर ऑफ डाइक्रोमेट आयन चेंजेस टू येलो व्हेन ट्रीटेड विद अल्कली। तो अगर अल्कली के साथ आप ट्रीट करो किसे, डाइक्रोमेट आयन को, तो वो क्या बनाता है, क्रोमेट आयन बनाता है जिसका येलो कलर होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट आयन एंड डाइक्रोमेट आयन। जो क्रोमेट आयन है इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, वेरएस जो डाइक्रोमेट आयन है इसमें 2 टेट्राहेड्रा होते हैं जो शेयर करते हैं 1 कॉर्नर CrOCr जिसका बॉन्ड एंगल होता है 126 डिग्री। अब जो सोडियम और पोटेशियम डाइक्रोमेट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं और खुद क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। अगर हम सोडियम सॉल्ट की बात करें, मतलब सोडियम डाइक्रोमेट की, इसकी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। वेरा जो डाइक्रोमेट आयन है ये यूज होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में ना हम अननोन सोल्यूशन का कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं, तो उसमें जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज होता है। अगर हम बात करें पोटेशियम डाइक्रोमेट की, एसिडिक सोल्यूशन में ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और खुद क्या होता है, रिड्यूस होता है। हमारे पास डाइक्रोमेट आयन है Cr2O7 2 नेगेटिव, ये बनाता है Cr3+। तो यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, +3 बना रहा है, तो इसकी रिडक्शन हो रही है, तो हम रिडक्शन हाफ लिखेंगे। सबसे पहले क्रोमियम को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 लगाएंगे। उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, 7 है यहाँ पे ऑक्सीजन, तो 7H2O ऐड करेंगे। हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 14 हाइड्रोजन है तो 14H+ ऐड करेंगे। अब इसके बाद ना हम इलेक्ट्रॉन से इसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे -2 चार्ज है, यहाँ पे +14, तो ओवरऑल +12 चार्ज है और यहाँ पे +3 × 2 +6 चार्ज है। अब इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज होता है तो हम 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐड करेंगे, +12 -6 यहाँ पे +6 हो जाएगा और यहाँ पे +6 ओवरऑल चार्ज होगा, तो इसे हम रिडक्शन हाफ लिखेंगे। नेक्स्ट जो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो ऑक्सीडेशन करता है, तो ये सारी रिएक्शन ऑक्सीडेशन हाफ हो सकती हैं। जैसे आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करता है, I नेगेटिव को I2 में, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, +2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। सल्फाइड को सल्फर में करता है, H2S को H2H+ सल्फर +2 इलेक्ट्रॉन। टिन 2 को टिन 4 में कन्वर्ट करता है, SN2 को SN4 +2 इलेक्ट्रॉन। आयरन 2 को आयरन 3 में कन्वर्ट करता है, Fe2 + Fe3+ में कन्वर्ट करता है +1 इलेक्ट्रॉन। अब ये था रिडक्शन हाफ, ये ऑक्सीडेशन हाफ।
अगर आपको फुल आयनिक इक्वेशन लिखनी है तो आप ये रिडक्शन हाफ को किसी भी ऑक्सीडेशन हाफ के साथ आप ऐड कर सकते हो, जो क्वेश्चन में पूछा है। सपोज हमें पूछा आयरन 3 में कन्वर्ट हो रहा है, आयरन 2 प्लस आयरन 3 में हमें दोनों को ऐड करना है, तो हम मेक श्योर करेंगे बोथ साइड्स इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, सेम। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो दोनों को ऐड कर लेंगे। Cr2O7 2 नेगेटिव 14H प्लस, ये हो जाएगा 6 Fe2 प्लस, ट्वाइस ऑफ Cr3 प्लस 6 Fe3 प्लस 7 H2O। अगर सपोज आपके पास आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करना होता, इसे और इसे आपको ऐड करना, तो इस इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई करते ताकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ सेम हो जाए और उसके बाद हम ऐड कर पाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट की, विच इज KMnO4। इट इज प्रिपेयर्ड बाय फ्यूजन ऑफ MnO2। तो MnO2 के साथ फ्यूज करता है अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड जैसे NaOH, KOH, वो मोल्टन फॉर्म में होना चाहिए इन प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं जैसे पोटेशियम नाइट्रेट टू प्रोड्यूस K2MnO4। K2MnO4 होता है पोटेशियम मैग्नेट। तो MnO2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH O2, तो ये फ्यूजन होता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ K2MnO4 प्लस H2O, तो पोटेशियम मैग्नेट बनता है जो ग्रीन कलर का होता है। अब ये जो पोटेशियम मैग्नेट बना है इज डिसप्रोपोर्शनेट इन एसिडिक और न्यूट्रल सोल्यूशन टू गिव परमैंगनेट आयन। तो यहाँ पे मैग्नेट आयन है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिडिक सोल्यूशन में ये देता है MnO4 नेगेटिव जो परमैंगनेट आयन है, साथ में MnO2 प्लस ट्वाइस H2O। अब इसे डिसप्रोपोर्शनेट क्यों कहते हैं, यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, ठीक है, ये है हमारा मैग्नेट आयन। परमैंगनेट में ये +7 होता है और MnO2 में +4, तो एक तरफ ऑक्सीडेशन नंबर इसका इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो साइमल्टेनियसली ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन शो कर रहा है, तो इसे डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन कहते हैं। अब हमारा क्या बन गया यहाँ पे परमैंगनेट आयन। अगर हम बात करें कमर्शियल प्रेपरेशन, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सेम होता है, MnO2 को फ्यूज करेंगे KOH के साथ, ऑक्सीडाइज कर सकते हैं ऑक्सीजन में, या हम पोटेशियम नाइट्रेट ले सकते हैं, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेट आयन MnO4 2 नेगेटिव। अब ये जो मैग्नेट आयन है इसकी क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं अल्कलाइन सोल्यूशन में, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ परमैंगनेट आयन, तो ये कमर्शियल प्रेपरेशन है। अगर हम बात करें इन ए लेबोरेटरी, अगर हमें लैब में प्रिपेयर करना है परमैंगनेट आयन, तो हम लेते हैं मैग्नीज 2 आयन सॉल्ट लेते हैं, Mn2 प्लस होना चाहिए, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है बाय पर ऑक्सो डाइसल्फेट विच इज H2O8 2 नेगेटिव इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये ऑक्सीडाइज करके बनाता है परमैंगनेट आयन विच इज MnO4 नेगेटिव SO4 2 नेगेटिव प्लस 16H प्लस। अब ये जो पोटेशियम परमैंगनेट मिला ना, इसके जो क्रिस्टल होते हैं वो डार्क पर्पल कलर के होते हैं, ऑलमोस्ट ब्लैक कलर के होते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो आइसोस्ट्रक्चरल होता है, सिमिलर टू ये होता है KClO3 इसका स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो सॉल्ट बनता है ना पोटेशियम परमैंगनेट का, इट इज नॉट वेरी सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में ये ज्यादा सॉल्युबल नहीं होता, 6.4 ग्राम पर 1000 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन ये सॉल्युबल होता है। अगर हम बात करें, अगर आप इसे हीट करोगे 513 केल्विन पे, तो ये डिकम्पोज हो जाता है। तो पोटेशियम जो परमैंगनेट है ये मैग्नेट बनाता है, पोटेशियम मैग्नेट विच इज K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2, तो ये डिकम्पोज हो जाता है। अब क्या होता है, इसका जो कलर है KMnO4 का वो किसकी वजह से होता है। अगर हम KMnO4 की बात करें, Mn होता है +7 होता है 3D0। 3D0 में ना याद रखना कोई DD ट्रांजिशन नहीं हो सकता, तो इसका कलर कैसे होता है, कलर ऑफ KMnO4 इज ड्यू टू लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। अब ये जो ऑक्सीजन है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और Mn +7 के फॉर्म में होता है, तो Mn पे +7 काफी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ना चार्ज ट्रांसफर होता है फ्रॉम ऑक्सीजन से, इसे लिगेंड कहते हैं, टुवर्ड द मैग्नीज। तो 2p ऑफ ऑक्सीजन से 3d ऑफ मैग्नीज में क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर होता है, और इसी वजह से इसका जो डार्क पर्पल कलर है वो आता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेट एंड परमैंगनेट आयन। जो मैग्नेट आयन है ये होता है MnO4 2 नेगेटिव, ये ग्रीन कलर का होता है, और परमैंगनेट आयन होता है MnO4 नेगेटिव, ये पर्पल कलर का होता है, दोनों टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब ये जो मैग्नेट आयन होता है ये पैरामैग्नेटिक होता है क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, सो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। वेराज परमैग्नेट में सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं, तो ये डायमैग्नेटिक होता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे मैग्नीज और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, पहला बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड होता है, सेकंड बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। जो पाई बॉन्डिंग है दैट टेक प्लेस बाय ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन,
तो जो पाई बॉन्ड बनता है उसमें ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन होता है और d ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज होता है, तो उसी से पाई बॉन्ड बनता है। अगर हम बात करें जो KMnO4 है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। एसिडिक मीडियम में बात करेंगे तो ये रिडक्शन हाफ बनाता है, तो MnO4 नेगेटिव ना Mn2+ बनाता है। इसे बैलेंस करेंगे, Mn यहाँ पे बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 4H2O हम ऐड करेंगे, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है तो 8H+ हम ऐड करेंगे। अब हमें चार्ज बैलेंस करना है, -1 + 8 क्या होता है, +7 चार्ज और यहाँ पे +2 चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज होता है तो हम यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 5 नेगेटिव चार्ज +7 तो ओवरऑल +2 चार्ज। तो ये हमारा एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो गया, ये रिडक्शन हाफ बनाता है। अब जो KMnO4 है ना, वो आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करता है, तो ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे। हमने रिडक्शन हाफ लिख लिया, ये वाला क्या करता है, आयोडाइड I नेगेटिव को I2 में कन्वर्ट करता है, यहाँ पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो रहा है, +2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। हमें क्या चाहिए, दोनों तरफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए, तो इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो बन जाएगा 10I नेगेटिव 2MnO4 नेगेटिव +16H+, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2Mn2+ + 5I2 + 8H2O। सिमिलरली ये क्या करता है, फेरस को फेरिक सॉल्ट में कन्वर्ट करता है, Fe2+ को Fe3+ +1 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीडेशन हाफ है, रिडक्शन हाफ है, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, तो सेकंड रिएक्शन को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ऐड करेंगे MnO4 नेगेटिव +5 Fe2+ +8H+, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ Mn2+ 5 Fe3+ +4H2O। पोटेशियम परमैंगनेट हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में कन्वर्ट कर सकता है, तो ये रिडक्शन हाफ है, ऑक्सीडेशन करता है H2S का सल्फर में, बैलेंस करेंगे 2 हाइड्रोजन है 2H+, ये न्यूट्रल है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है। अब दोनों तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 5 से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2MnO4 नेगेटिव 5H2S। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ओवरऑल 16 हाइड्रोजन हो जाएंगे, यहाँ पे 10, तो कैंसिल कर दोगे तो यहाँ पे 6H+ बच जाएंगे, 2Mn2+ +8H2O + 5S। और साथ में ये क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है ऑक्सीलेट को CO2। ऑक्सीलेट आयन होता है C2O4 2 नेगेटिव, ये CO2 में कन्वर्ट हो गया, 2 कार्बन है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, +2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 5 से ऐड कर लेंगे, ट्वाइस MnO4 नेगेटिव 5 C2O4 2 नेगेटिव 16H+, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2Mn2+ 10 CO2 + 8H2O। अगर हम बात करें जो परमैंगनेट आयन है वो ऑक्सीडाइज कर सकता है सल्फाइड को सल्फेट में, नाइट्राइड को नाइट्रेट में। सल्फाइड होता है SO3 2 नेगेटिव, सल्फेट होता है SO4 2 नेगेटिव। एक ऑक्सीजन का डिफरेंस है, यहाँ पे लेस ऑक्सीजन है, यहाँ पे H2O ऐड करेंगे, यहाँ पे 2H+ होगा, हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। अब चार्ज बैलेंस करेंगे, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे प्लस आ गया तो +2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, बैलेंस हो जाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, हमारा बनेगा 5SO3 2 नेगेटिव 2MnO4 नेगेटिव। यहाँ पे ओवरऑल 16H+, यहाँ पे 10H+ कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 6H+ बच जाएगा, 2Mn2+ 5SO4 2 नेगेटिव 3H2। सिमिलरली नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, NO2 नेगेटिव NO3 नेगेटिव, वाटर ऐड करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा सिमिलर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 5MnO2 + 2MnO4 नेगेटिव +6H+, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2Mn2+ 5NO3 नेगेटिव +3H2O। हम बात करेंगे जो परमैंगनेट आयन है न्यूट्रल और फेडली अल्कलाइन मीडियम में क्या रिएक्शन करता है। जो परमैंगनेट आयन होता है MnO4 नेगेटिव, वो MnO2 बनाता है, इसे बैलेंस कर लेंगे, ये बनता है 2H2O + 2 इलेक्ट्रॉन +4OH नेगेटिव। ये कन्वर्ट कर सकता है आयोडाइड को आयोडेट में, I नेगेटिव को IO3 नेगेटिव में, इसे ऐड कर लोगे, बैलेंस करेंगे तो बनेगा I नेगेटिव 2MnO4 नेगेटिव +H2O, IO3 नेगेटिव ट्वाइस ऑफ MnO2 + 2OH नेगेटिव। थायोसल्फेट को सल्फेट में कन्वर्ट कर सकता है, SO3 2 नेगेटिव को SO4 2 नेगेटिव में, इसे बैलेंस कर लेंगे। मैग्नेस सॉल्ट को MnO2 में, मैग्नेस सॉल्ट क्या होता है जिसमें Mn2+ की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो ये MnO2 में कन्वर्ट कर लेता है, बैलेंस करके हम ये लिख सकते हैं।
अगर हम बात करें यूज ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, ये इन एनालिटिकल केमिस्ट्री यूज किया जाता है। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेंट की तरह यूज किया जाता है फॉर प्रेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ब्लीचिंग ऑफ वूल, कॉटन और सिल्क में यूज किया जाता है, उन्हें व्हाइट किया जाता है। डीकलराइजेशन ऑफ ऑयल के लिए भी पोटेशियम पर मैग्नेट यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम PYQ क्वेश्चन करेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें रिएक्शन दिया, सिर्फ हाफ दिया हुआ है, हमें कंप्लीट करना है। हम दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे पहले वाले में हमें पता है MnO4 नेगेटिव एसिडिक मीडियम में Mn2+ बनाता है, हम उसका एक हाफ बनाएंगे। NO2 नेगेटिव NO3 बनाता है, उसका एक हाफ बनाएंगे, दोनों को ऐड करेंगे जो हमने किया। या तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी ना इन्होंने यहाँ पे स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट दिए हुए हैं, तो हमें पता है MnO4 नेगेटिव एसिडिक मीडियम में Mn2+ बनाता है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। NO2 जो नेगेटिव है ये कन्वर्ट होता है NO3 नेगेटिव में, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 लगा लेंगे और यहाँ पे 6H+ है, तो हम हाफ वाटर ऐड कर लेंगे इसके। तो यहाँ पे 6 है तो हम 3 वाटर ऐड कर लेंगे, तो ये बैलेंस हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड कर सकते हैं। यहाँ तो अब हमें पता है जो Cr2O72 नेगेटिव है Cr3+ में कन्वर्ट होता है, इसे बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ डायरेक्टली कर सकते हैं, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 है, और जितने हाइड्रोजन दिए हुए हैं उसके आधे वाटर मॉलिक्यूल होंगे। यहाँ पे 14 है तो यहाँ पे 7H2O होगा, ये बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम क्रोमाइड ओर। तो हमें ना ये मेथड लिखना, ये अभी हमने किया, सारी आपको इक्वेशन लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन MnO2 is fused with KOH in presence of KNO3 as oxidizing agent, it gives a dark green compound A। इसमें भी हमें ना रिएक्शन लिखना है। मैंने डायरेक्टली आंसर लिखा हुआ है, तो आपको इसमें भी रिएक्शन लिखना है। जब आपको पैराग्राफ दिया तो A होता है K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट, ये होता है। अब ये जो कंपाउंड A है डिसप्रपोर्शनेट होगा इन एसिड टू गिव कंपाउंड B, तो हमारा कंपाउंड B बनेगा KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, ये B कंपाउंड बना। हमने पढ़ा था अल्कलाइन सॉल्यूशन में जो B है वो ऑक्सीडाइज करता है Ki को C में, C है पोटेशियम आयोडेट KiO3, और एसिडिफाइड सॉल्यूशन में जो KMnO4 है वो क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है Ki को D में I2 में। तो हमें ABCD मिल गया। हमें ना इसमें इक्वेशन भी लिखने हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, जिसे F ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल अप इन F ऑर्बिटल, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन F ऑर्बिटल में फिल होता है, तो इसे F ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इसकी 2 सीरीज होती है, एक लेंथेनॉइड एक एक्टिनॉइड। लेंथेनॉइड में 4f ऑर्बिटल फिल होता है, एक्टिनॉइड में 5f ऑर्बिटल फिल होता है। लेंथेनॉइड में 14 एलिमेंट्स होते हैं फॉलोइंग लेंथेनम। लेंथेनम के बाद 14 एलिमेंट्स लेंथेनॉइड बनाते हैं। लेंथेनम इटसेल्फ डज नॉट पोसेस एनी 4f इलेक्ट्रॉन। जो लेंथेनम है ना वो D ब्लॉक में आता है, उसमें 4f इलेक्ट्रॉन नहीं होते, पर लेंथेनम की जो प्रॉपर्टीज है लेंथेनॉइड के साथ मैच करती है, तो इसे हम इंक्लूड करते हैं डिस्कशन ऑफ लेंथेनॉइड सीरीज। सिमिलरली एक्टिनॉइड्स में क्या होता है, 14 एलिमेंट्स होते हैं फॉलोइंग एक्टिनियम, बट एक्टिनियम को भी हम इसके साथ पढ़ते हैं क्योंकि जो एक्टिनियम की प्रॉपर्टीज है वो एक्टिनॉइड से मैच करती है। सबसे पहले हम लेंथेनॉइड सीरीज की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 4f1 to 14, 5d0 to 1, 6s2। लेंथेनम D ब्लॉक का एलिमेंट होता है, बट हम इसे लेंथेनॉइड सीरीज के साथ पढ़ते हैं क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर होती है। 57 लेंथेनम La, 5d1 6s2। सीरियम 58 होता है Ce, 4f1 5d1 6s2। 59 होता है प्रेसोडीनियम Pr, 4f3 6s2। नियोडीनियम क्या होता है, 60 एटॉमिक नंबर Nd, 4f4 6s2। प्रोमीथियम Pm होता है 61 एटॉमिक नंबर, 4f5 6s2। समेरियम होता है 62 एटॉमिक नंबर, Sm, 4f6 6s2। यूरोपियम 63 एटॉमिक नंबर होता है, EU4s7 6s2। 64 होता है गैडोलिनियम Gd, 4f7 5d1 6s2। इसमें इलेक्ट्रॉन 5d में इसलिए जाता है क्योंकि 4f स्टेबल होता है हाफ फिल्ड। 65 टर्बियम Tb, 4f9 6s2। 66 डिस्प्रोसियम Dy, 4f10 6s2। 67 होल्मियम which is HO, 4f11 6s2। 68 अर्बियम Er, 4f12 6s2। 69 थूलियम Tm, 4f13 6s2। 70 होता है ये टर्बियम Yb, 4f14 6s2। और 71 होता है लुटीशियम Lu, 4f14 5d1 6s2। इसमें इलेक्ट्रॉन 5d में इसलिए जाता है क्योंकि जो 4f है वो फुली फिल्ड मोर स्टेबल होता है। अगर आप देखो सीरियम, गैडोलिनियम और लुटीशियम जो है इसमें 5d में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है।
नेक्स्ट हम लैंथेनॉइड का एटॉमिक और आयनिक साइज की बात करेंगे। जो एटॉमिक रेडियाई है एंड आयनिक रेडियाई ऑफ लैंथेनॉइड का मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, तो हम आयनिक रेडियाई में M3+ की बात करेंगे। जो रेडियाई होता है वो डिक्रीज होता है स्टेडली फ्रॉम लैंथेनम टू लुटीशियम। तो लैंथेनम से लुटीशियम में चाहे एटॉमिक रेडियाई हो या आयनिक रेडियाई हो, वो क्या होता है, डिक्रीज होता है स्टेडली। द डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई इज नॉट क्वाइट रेगुलर। अब ये जो एटॉमिक रेडियाई है ये रेगुलर डिक्रीज नहीं होता है एंड ये रेगुलर होता है M3+ आयन में। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ आयनिक रेडियाई की यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि M3+ आयन का जो रेडियाई है वो रेगुलर डिक्रीज होता है La+3 से Lu+3। एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज इन लैंथेनॉइड सीरीज, जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो 4f ऑर्बिटल में जाता है। द 4f इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट इनर शेल, तो वो इनर शेल बनाते हैं एंड आर इनइफेक्टिव इन स्क्रीनिंग द न्यूक्लियर चार्ज। और जो 4f इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है और पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल नहीं कर सकते। द शील्डिंग ऑफ 1 4f इलेक्ट्रॉन इज लेस देन 1 d इलेक्ट्रॉन। जो 4f इलेक्ट्रॉन है ना, वो जो रिपेल करते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, वो लेस करते हैं एज कंपेयर टू d इलेक्ट्रॉन। तो 4f में पुअर शील्डिंग इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू d इलेक्ट्रॉन, तो इसमें ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। और इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज जो है अलोंग द सीरीज होता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है, और इसे ही लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सबसे पहला, सिमिलरिटी इन साइज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। हमने ऑलरेडी ट्रांजिशन एलिमेंट में पढ़ा, सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का साइज सेम होता है। द यूजुअल इंक्रीज इन साइज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो ना, तो शेल इंक्रीज होता है और साइज इंक्रीज होना चाहिए। तो यूजुअल इंक्रीज इन साइज मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम सेकंड टू थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट इज कैंसल बाय द डिक्रीज इन साइज ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जब आप सेकंड से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जाते हो, तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में पहले 4f ऑर्बिटल फिल होता है, उसके बाद क्या होता है, 5d ऑर्बिटल फिल होता है। 4f में याद रखना, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, एज ए रिजल्ट लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। सो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। जिरकोनियम और हैफनियम की बात करेंगे, दे हैव नियरली इक्वल एटॉमिक रेडियाई। जिरकोनियम होता है 160 पिकोमीटर और हैफनियम होता है 159 पिकोमीटर। बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इनका साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, ये एक ही ग्रुप में बिलोंग करते हैं। सेकेंड है सेपरेशन ऑफ लैंथेनॉइड। ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देयर इज स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ लैंथेनॉइड। तो जो डिफरेंस ऑफ साइज होता है लैंथेनॉइड का बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, वो क्या होता है, काफी कम होता है एंड दे हैव क्वाइट सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, सिमिलर होती हैं। ड्यू टू दिस रीजन दे आर डिफिकल्ट टू सेपरेट। तो नेचर में इन एलिमेंट्स को सेपरेट करना डिफिकल्ट होता है बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर साइज एंड सिमिलर प्रॉपर्टीज। थर्ड है बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड। ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लेफ्ट से राइट आयन का साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। और हमने फजान्स रूल में पढ़ा था, जितना स्मॉल कैटायन का साइज होता है उतना उसका ना पोलराइजिंग इफेक्ट होता है एनायन पे और कोवेलेंट नेचर इंक्रीज होता है। तो ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कोवेलेंट नेचर ऑफ LnOH बॉन्ड इंक्रीज। Ln लैंथेनॉइड का सिंबल होता है। सो लेफ्ट से राइट क्या होता है, कोवेलेंट नेचर इंक्रीज होता है। और जो बेसिक कैरेक्टर है ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड का, वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। एग्जाम्पल है जैसे हमारे पास LaOH थ्राइस, LuOH थ्राइस। लैंथेनम है, लुटीशियम है। अब ये जो लैंथेनम है, इसके कैटायन का साइज बड़ा होगा, लेफ्ट से राइट साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इसका जो बॉन्ड है वो वीक होगा, इसका स्मॉल साइज होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, बॉन्ड इसका स्ट्रांग होगा। तो इसमें OH रिलीज करना क्या होगा, ईजी होगा, क्योंकि बॉन्ड इसलिए ब्रेक हो सकता है, तो ये ज़्यादा बेसिक होगा। वेरस इसमें जो बॉन्ड है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो OH रिलीज करना डिफिकल्ट है। तो लेफ्ट से राइट जो है वो बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स में। नेक्स्ट हम लैंथेनॉइड की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे। जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनॉइड की होती है वो +3 होता है। +2 and +4 भी ऑब्टेन होता है सॉल्यूशन में और सॉलिड कंपाउंड में। अगर हम बात करें गैडोलिनियम और लुटीशियम की, ये स्पेशली स्टेबल होते हैं +3 में। गैडोलिनियम +3 में इसलिए स्टेबल होता है क्योंकि इसका हाफ फिल्ड 4f सबशेल हो जाता है, 4f7 हो जाता है। वेरस लुटीशियम जो है +3 में इसलिए स्टेबल होता है क्योंकि इसका कंप्लीटली फिल्ड 4f सबशेल होता है, 4f14 हो जाता है +3 में।
वेराज सीरियम और टर्बियम स्टेबल हो सकते हैं +4 में, इनके +3 के साथ +4 भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है। सीरियम +4 होता है 4f0 मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, Tb4+, टर्बियम 4+ मतलब 4f7 हाफ फिल्ड, ये स्टेबल हो जाता है। यूरोपियम +2 में भी प्रेजेंट होता है 4f7 हाफ फिल्ड, एंड Yb2+ क्या होता है 4f14 जो फुली फिल्ड होता है। तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है एग्जिबिट होती है एक्वस सोल्यूशन में। अगर हम बात करें समैरियम की Sm एंड यूरोपियम की Eu, जो यूरोपियम होता है इनकी +2 के साथ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो सकती है। तो +3 तो होता है, साथ में इनकी बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो सकती है। हमने अभी देखा कुछ लैंथेनॉइड ना +4 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करते हैं, बट उनकी टेंडेंसी होती है टू अटेन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि +3 सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो सीरियम हमने पढ़ा था +4 बन सकता है, बट इसकी +3 सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो सीरियम +4 ना गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद ये क्या हो सकता है रिड्यूस करके Ce3+ बना सकते हैं। सिमिलरली जो समैरियम है +2 है, ये पॉसिबल है, बट इसकी +3 ज़्यादा स्टेबल है, तो ये एज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट काम कर सकता है और खुद ये ऑक्सीडाइज हो सकता है। नेक्स्ट हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंथेनॉइड की बात करेंगे। सबसे पहले है अपीयरेंस। जो लैंथेनॉइड है वो सिल्वरी वाइट होते हैं, सॉफ्ट मेटल होते हैं, टार्निश रैपिडली इन एयर। तो एयर में ना ये रिएक्ट करके टार्निश होते हैं, मतलब अपना लस्टर लूज कर देते हैं। हार्डनेस इनकी इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, और जो समैरियम मेटल है ना वो स्टील हार्ड है। सेकंड डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट, ये ना डेंस मेटल होते हैं और इनका काफ़ी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है 1000 से 1200 केल्विन। जो समैरियम है Sm है, इसका एक्सेप्शनली हाई मेल्टिंग पॉइंट है 1623 केल्विन। ये कलर्ड आयंस बना सकते हैं, और जो कलर है वो सॉलिड एज वेल एज इन सोल्यूशन में ये शो करते हैं। कलर इसलिए शो करते हैं क्योंकि इनके पास पार्शली फिल्ड f ऑर्बिटल होता है और ये FF ट्रांजिशन शो करते हैं। एब्जॉर्प्शन बैंड आर नैरो, अब ये जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं इनका नैरो स्पेक्ट्रम में ये एब्जॉर्ब करते हैं। अगर हम बात करें La3+, ये 4f0 होता है, Lu3+ 4f14 होता है। अब इसमें देखो, इसमें कोई f इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इसमें जो f ऑर्बिटल है सब शेल है वो कंप्लीटली फिल है। सो दे डू नॉट शो एनी कलर, तो इनमें FF ट्रांजिशन नहीं होगा और इन दोनों का कोई कलर नहीं होगा। अगर हम बात करें मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ लैंथेनॉइड, तो ये पैरामैग्नेटिक होते हैं क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है f ऑर्बिटल में। अगर हम बात करें 4f0 जो La3+ है, Ce4+ है, तो 4f0 इनमें कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता 4f ऑर्बिटल में। वेरस 4f14 Yb2+, Lu3+, तो 4f14 सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, तो इन चार आयंस में कोई पैरामैग्नेटिक बिहेवियर नहीं होता। और अगर हम बात करें पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है वो मैक्सिमम होता है नियोडीमियम में। नेक्स्ट है आयनाइजेशन एंथैल्पी, इनकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इनकी 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा। जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है ऑलमोस्ट अराउंड 600 किलो जूल्स पर मोल है। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी अराउंड 1200 किलो जूल्स पर मोल है। ये कंपेरेबल है विद कैल्शियम, कैल्शियम भी +2 होता है। वेरएस जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है इसमें वेरिएशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी। अगर हम बात करें थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की, इसकी लो वैल्यू होता है लैंथेनम में, क्योंकि लैंथेनम 3+ होता है 4f0, ये क्या होता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होता है। सिमिलरली गैडोलीनियम में जो Gd3+ होता है ये 4f7 होता है। लुटीशियम में क्या होता है 4f14 होता है 3+, तो एज ए रिजल्ट इन तीनों की थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है लो होता है, क्योंकि ये स्टेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनॉइड की बात करेंगे। जो अर्लियर मेंबर ऑफ सीरीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं सिमिलर टू कैल्शियम, और जब आप एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते हो तो जो बाद वाले मेंबर आते हैं दे बिहेव मोर लाइक एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे Ln है, ये लैंथेनॉइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी रिएक्शन हम देखेंगे। एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। हेलोजन के साथ LnX3 मतलब हैलाइड्स बनाता है। वाटर के साथ LnOH थ्राइस हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन रिलीज होता है। कार्बन के साथ एट 2773 केल्विन तो डिफरेंट कार्बाइड्स बन सकते हैं, LnC2, Ln3C, Ln2C3, तो डिफरेंट कार्बाइड्स बनते हैं। नाइट्रोजन के साथ हीट करोगे तो Ln नाइट्राइड बनता है। सल्फर के साथ हीट करोगे तो Ln2H3 सल्फाइड बनता है, और अगर बर्न करोगे ऑक्सीजन के साथ तो ऑक्साइड बनता है Ln2O3। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूजेस ऑफ लैंथेनॉइड। जो लैंथेनॉइड है
वो यूज़ होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एलॉय स्टील। एलॉय स्टील बना सकते हैं, प्लेट्स एंड पाइप्स बना सकते हैं। मिश मेटल जो है वो इंपॉर्टेंट एलॉय ऑफ लैंथेनॉइड है। इसमें लैंथेनॉइड मेटल अराउंड 95% होता है, आयरन अराउंड 5% होता है, साथ में ट्रेसेस ऑफ सल्फर, कैल्शियम, कार्बन और एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है। अब ये जो मिश मेटल है ये यूज होता है मैग्नीशियम बेस्ड अलॉयज में। इससे प्रोड्यूस किया जाता है बुलेट शेल लाइटर फ्लिंट। लाइटर फ्लिंट क्या होता है? लाइटर में जो मेटल है वो मिश मेटल का बना होता है। थर्ड, जो मिक्स्ड ऑक्साइड्स ऑफ लैंथेनॉइड है इसे कैटलिस्ट की तरह यूज किया जाता है। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम से डिफरेंट प्रोडक्ट निकाले जाते हैं तो उसमें इसके ऑक्साइड यूज होते हैं एज ए कैटलिस्ट। सम ऑक्साइड्स आर यूज्ड एज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्या होता है? एक मटेरियल होता है जो लाइट एमिट करता है इन टेलीविजन स्क्रीन एंड फ्लोरोसेंसिंग सरफेस। तो फ्लोरोसेंट सरफेस में भी ये यूज होते हैं इसके ऑक्साइड्स। नेक्स्ट हम लैंथेनॉइड के पीवाईक्यू की बात करेंगे। राइट टू कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के हमें 2 कॉन्सिक्वेंस लिखने हैं। सबसे पहला, सिमिलैरिटी इन एटॉमिक साइज ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज सेम ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं उनका साइज सेम हो जाता है बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जैसे जिरकोनियम एंड हैफनियम। देयर इज स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ लैंथेनॉइड। जो लैंथेनॉइड का साइज होता है ना उसमें जो डिफरेंस है काफ़ी स्मॉल होता है, तो इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं एंड दे आर डिफिकल्ट टू सेपरेट। तो इन्हें नेचर में सेपरेट करना डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why Ce4+ is a good oxidizing agent while Sm2+ is a good reducing agent। अब याद रखना जो लैंथेनॉइड्स हैं इनकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। तो जो Ce+4 है ना ये Ce3+ बनाएगा, खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सिमिलरली Sm+2 से Sm+3 बनाएगा क्योंकि +3 ज़्यादा स्टेबल है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा, तो ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सीरियम दिया Xe4f1 5d1 6s2। हमने स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है Ce3+ का। 3+ मतलब 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, पहले हम 6s से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे देन 5d से, तो हमारा बन जाएगा Ce3+ Xe4f1। तो इसमें सिर्फ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हमारे पास फॉर्मूला है मैग्नेटिक मोमेंट का √n n+2। n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो 1 है, √1 1+2 ये हो जाएगा √3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.73 बोहर मैग्नेटॉन। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्टिनॉइड्स की। द सीरीज ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व द फिलिंग ऑफ 5f ऑर्बिटल। तो इसमें फिलिंग होता है 5f ऑर्बिटल का, तो इसे एक्टिनॉइड सीरीज कहते हैं। इसमें 14 एलिमेंट्स आते हैं थोरियम से लॉरेंशियम तक। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ना रेडियो एक्टिव होते हैं। अर्लियर मेंबर हैव रिलेटिवली लॉन्ग हाफ लाइफ। जो अर्लियर मेंबर है सीरीज के उनकी हाफ लाइफ जो है वो लॉन्ग होती है। हाफ लाइफ होता है टाइम टेकन फॉर कंसंट्रेशन टू बिकम हाफ। लेटर वन, जब हम सीरीज में आगे जाते हैं इनकी जो हाफ लाइफ की वैल्यू है वो रेंज करती है फ्रॉम ए डे टू 3 मिनट्स। तो काफ़ी कम वैल्यू हो जाती है, 1 डे से 3 मिनट्स तक हो सकती है। 3 मिनट्स होता है लॉरेंशियम का। दे आर प्रिपेयर्ड इन नैनोग्राम क्वांटिटीज। तो ये लैब्स में बनाए जाते हैं और इनकी क्वांटिटी काफ़ी कम होती है, नैनोग्राम क्वांटिटी में बनाए जाते हैं। सो दैट्स वाई इनकी जो स्टडी है काफ़ी डिफिकल्ट होती है। नेक्स्ट हम एक्टिनॉइड की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करेंगे। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है एक्टिनॉइड का 5f12 14 6d021 7s2। जो एक्टिनियम है ये है डी ब्लॉक का एलिमेंट, बट हम इसे एक्टिनॉइड के साथ पढ़ते हैं क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी एक्टिनॉइड के साथ मैच करती है। तो 89 जो एटॉमिक नंबर है एक्टिनियम Ac61 7s2। 90 नंबर पे थोरियम होता है। थोरियम से लॉरेंशियम क्या होता है? एक्टिनॉइड सीरीज होती है 14 एलिमेंट्स। तो 90 एटॉमिक नंबर थोरियम TH62 7s2। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन है 60 में जाता है, बट स्टिल हम इसे एक्टिनॉइड सीरीज में कंसिडर करते हैं। 91 नंबर पे है प्रोटेक्टिनियम PA, ये है 5f261 7s2। 92 पे है यूरेनियम U 5f361 7s2। 93 पे है नेपट्यूनियम NP 5f461 7s2। 94 पे है प्लूटोनियम PU 5f6 7s2। 95 नंबर पे है अमेरिशियम AM 5f7 7s2। 96 एटॉमिक नंबर है क्यूरियम का CM 5f761 7s2। 97 नंबर बर्कीलियम B के 5f9 7s2। 98 नंबर है कैलिफोर्नियम CF 5f10 7s2। 99 है आइंस्टीनियम ES 5f11 7s2। 100 नंबर पे है फर्मियम FM
5f12 7s2 101 नंबर पे मेंडिलीवियम MD 5f13 7s2 102 नंबर पे नोबेलियम NO 5f14 7s2 103 नंबर पे लॉरेंशियम LR 5f14 61 7s2। अगर हम देखें यहाँ पे इरेगुलरिटी आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ 5f7। 5f7 क्या होता है, हाफ फिल्ड होता है, सो 5f7 जो है वो प्रेफर्ड होता है। सिमिलरली 5f14 भी प्रेफर्ड होता है क्योंकि ये फुली फिल्ड ऑर्बिटल होता है, सो इसकी वजह से इरेगुलरिटी आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। नेक्स्ट है आयनिक साइज। देयर इज ग्रेजुअल डिक्रीज इन द साइज ऑफ एटम, तो साइज ऑफ एटम ग्रेजुअली डिक्रीज होता है और M3+ आयन का साइज डिक्रीज होता है अक्रॉस द सीरीज। ये जो स्टडी डिक्रीज होता है आयनिक रेडियाई विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, इसे एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ये सिमिलर टू क्या होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो लेफ्ट से राइट क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है और साइज डिक्रीज होता है। द कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट इन दिस सीरीज, और ये जो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। दिस इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग बाय 5f इलेक्ट्रॉन, तो इसमें पुअर शील्डिंग होता है 5f का, और 5f इलेक्ट्रॉन का जो पुअर शील्डिंग है ये 4f से भी ज्यादा पुअर होता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, लेफ्ट से राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट। ये जो एक्टिनॉइड्स के एलिमेंट्स है ना, ये ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं क्योंकि इसमें जो 5f 6d एंड 7s जो लेवल है ऑर्बिटल है, दे आर ऑफ कंपेरेबल एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन ना एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में इजीली जंप कर सकता है क्योंकि कंपेरेबल एनर्जी है, तो इनकी ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। बट इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है जैसे लेंथेनॉइड में होता है। अगर हम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, जो थोरियम है इसका +4 होता है मैक्सिमम, प्रोटेक्टिनियम का होता है +5, यूरेनियम का +6 और नेपट्यूनियम का +7 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन इनकी स्टेट होती है। अगर हम बात करें लेंथेनॉइड्स की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। नेपट्यूनियम प्लूटोनियम की सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब ये जो एक्टिनॉइड्स है ना, ये रिसेंबल करते हैं लेंथेनॉइड को, हैविंग मोर कॉमन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इनकी +3 सबसे ज़्यादा कॉमन होता है जैसे लेंथेनॉइड का होता है मोर देन द +4। हाउएवर जो +3 एंड +4 है ना, जो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एलिमेंट्स है वो इजीली क्या कर सकते हैं, हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिमिलरिटीज बिटवीन लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। बोथ एग्जिबिट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रीडोमिनेटली, तो इनके जो एलिमेंट्स है उनका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है दोनों सीरीज में। इनके जो मेटल्स होते हैं ना दोनों सीरीज में, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और हाईली रिएक्टिव होते हैं। हमने पढ़ा था लेंथेनॉइड में क्या होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, वेरएस एक्टिनॉइड में एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। इन बोथ द सीरीज f ऑर्बिटल आर बीइंग प्रोग्रेसिवली फिल, दोनों में f ऑर्बिटल फिल होते हैं। लेंथेनॉइड में 4f ऑर्बिटल में फिलिंग होती है और एक्टिनॉइड में 5f ऑर्बिटल में फिलिंग होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन द लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। जो लेंथेनॉइड है इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है और कुछ लेंथेनॉइड का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 एंड +4 भी होता है। वेरस एक्टिनॉइड्स में बिसाइड कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3 तो होता है, बट ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं +4 +5 +6 एंड +7, और जो +2 है वो रेयर होता है। लेंथेनॉइड हैज स्मॉलर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, तो ये इजीली कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते, वेरएस एक्टिनॉइड हैज स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी, तो ये इजीली कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। जो लेंथेनॉइड है दे डू नॉट फॉर्म ऑक्सो आयन, तो ऑक्सो आयन नहीं बनाते, वेरएस एक्टिनॉइड्स ऑक्सो आयन बनाते हैं, मतलब ऑक्सीजन के साथ चार्ज होता है जैसे UO2+, PuO2+, UO+। अब जो लेंथेनॉइड है एक्सेप्ट प्रोमीथियम, ये ना नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं और सारे एक्टिनॉइड्स रेडियो एक्टिव होते हैं। लेंथेनॉइड के जो कंपाउंड बनते हैं लेस बेसिक होते हैं, वेरएस एक्टिनॉइड के कंपाउंड्स मोर बेसिक होते हैं। नेक्स्ट हम एक्टिनॉइड के PYQ क्वेश्चन करेंगे। Why do actinoids show a wide range of oxidation state? जो actinoids होते हैं इनका wide range of oxidation state होता है because of comparable energy of 5f 6d and 7s orbital। तो ये जो तीनों ऑर्बिटल है इनकी कंपेरेबल एनर्जी है और ऑल देयर इलेक्ट्रॉन ना कैन टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, तो इनके सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सो दैट्स बाय इनका क्या होता है, वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। नेक्स्ट PYQ क्वेश्चन है व्हाई एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से, क्योंकि एक्टिनॉइड में क्या होता है 5f इलेक्ट्रॉन जो है दे आर मोर पुअरली शील्डेड देन द 4f इलेक्ट्रॉन। तो एक्टिनॉइड में ना 5f इलेक्ट्रॉन आते हैं वेरएस लेंथेनॉइड में 4f,
और जो 5f इलेक्ट्रॉन है ये पुअर शील्डिंग होती है एज कंपेयर टू 4f। एज ए रिजल्ट न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा इंक्रीज होता है एक्टिनॉइड में और कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स इज कॉम्प्लिकेटेड एज कंपेयर टू लैंथेनॉइड, गिव 2 रीजन। जो केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है एज कंपेयर टू लैंथेनॉइड। सबसे पहले जो एक्टिनॉइड्स है अभी हमने पढ़ा था वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करते हैं, और जो एक्टिनॉइड्स होते हैं ना वो रेडियो एक्टिव नेचर में होते हैं। सो दैट्स वाई जो केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। ये अभी हमने पढ़ा, हमें 3 डिफरेंस बताना है एक्टिनॉइड एंड लैंथेनॉइड्स में। आई होप आपको डी एंड एफ ब्लॉक का वन शॉट समझ आया हो। सिमिलर टाइप ऑफ वीडियो आपको बाकी चैप्टर्स के भी मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।